गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साउंड आ रही है आप सभी तक? गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, साउंड आ रही है आप सभी तक? क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है। चलो, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास को स्टार्ट करते हैं, लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नोटिस आप लोगों को दिखाना चाहूँगा बाबू, ये जल्दी से आप लोग नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है? प्लीज़ नोट इन योर नोटबुक पे नोट करना स्टार्ट करो डियर स्टूडेंट्स। नोटबुक पे नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नोट नहीं करोगे मेरे सारे सेशंस के जो MCQs हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज आप पढ़ोगे कल फिर भूल जाओगे। तो क्या मतलब, इससे बढ़िया कि आप नोट डाउन करो। आप नोट डाउन कैसे करोगे मैं थोड़ा सा एक ट्रिक समझा देता हूँ। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है क्लास में। आज सेशन स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट तो हुआ है बाकी दिनों की तरह, क्योंकि सेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना? तो आपको नोट कैसे करना बाबू, आपको नंबरिंग लिखना है ना, नंबरिंग लिखना है इस तरह से, नंबरिंग लिखना है इस तरह से, क्वेश्चंस का नंबर लिख लेना है। और आपको आखिरकार सवाल जब सेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आखिर में हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर कमेंट करके बताना है क्या है, प्लीज़ कमेंट करके क्या बताना है आपको, क्या बताना है कमेंट करके आप लोगों को कि सर ये जो आप जो देखिए आपका स्कोर कितना हुआ है ना, आपका स्कोर कितना हुआ आपको कमेंट करके बताना है। जैसे मान लो आपका स्कोर 5, 6, 7, 8, 9, आज जो हम लोग MCQ डिस्कशन करेंगे सारे सवालों को क्या करो आप नंबर्स लिख लो। और नंबर्स लिखने के बाद आखिरकार जब क्लासेस मेरा खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास मेरा जो ये क्लास जो सेशंस है आपको कैसा लगा। इस चीज़ को आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? आपको इस चीज़ को क्या करना बाबू, आपको कमेंट करके बताना है ताकि क्या हो कि मुझे पता चले कि आप लोगों को तैयारी कैसा है ना। 8, 9, 10 इस तरह नंबर लिख लो। जो सही होगा, जिसका आंसर आपको पता होगा सही, मान लो आपका आंसर सही है तो सही आंसर कर दोगे, और जो गलत होगा उसको गलत कर लोगे। और उसका आंसर को भी नोट डाउन करने का प्रयास करोगे कि हाँ मेरा आंसर इतना सही था, इतना गलत था, ठीक है? तो हम लोग सेशंस को अब स्टार्ट करते हैं। अपना MCQ जो रिविजन टॉपिक है, अपना रिविजन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग वंस अगेन, फिर से सभी का स्वागत है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो एक बार आप लोग का भी रिप्लाई मिल जाए। आप लोग रेडी हो डिस्कशन करने के लिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए पहला सवाल ये है, आपको बताना है कि कितना, अगर मान लो माइंस में मेरा MMB नहीं लगा हो तो जो एयर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे? अगर माइंस में मेरा MMB नहीं लगा हो तो जो प्रेशर मेरा क्रिएट होगा उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे? जल्दी से। माइंस में मेरा बाबू ये जो टॉपिक और सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। आप GT के एग्जामिनेशन दे रहे हो, GT के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोल इंडिया का तैयारी कर रहे हो, कोल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो और हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए GT, कोल इंडिया, UPPSC करो, ठीक है? माइनिंग सरदार का DGMS के एग्जामिनेशन दो, जो भी तैयारी करना है। माइनिंग वेंटिलेशन, आज का टॉपिक क्या है, माइन वेंटिलेशन है ना, माइन वेंटिलेशन। तो हर एक दृष्टि से माइन वेंटिलेशन क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशंस को मतलब अच्छे से करो और हो सके तो लोगों तक भी शेयर करो। आज हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ MCQ डिस्कशन करेंगे, तो इस पे देखते हैं। तो माइंस में यदि अगर मान लो MMB नहीं इस्तेमाल होता है तो कौन सा हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का किस प्रेशर के कारण होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NVP। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? NVP। बहुत सारा बच्चा जवाब दिया है NVP। N का मतलब क्या होता है? N स्टैंड्स फॉर, N का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? N का मतलब क्या होता है? NVP। अगर कोई पूरा फुल फॉर्म बताना चाहता है फुल फॉर्म भी बता सकता है, और शॉर्ट में अगर आप चाहो तो NVP में आप क्या कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो NVP का ये बता सकते हो, ठीक है? तो ये आपका हो सकता है।
तो जल्दी से आप लोग देख लो यहाँ पे, है ना, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। तो एनवीपी में एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन, क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइंस का ओपनिंग से जो मेरा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन बैठाया जाएगा कितना डिस्टेंस होना चाहिए। माइंस का ओपनिंग से जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन बैठाया जाएगा उसका डिस्टेंस कितना होगा। माइंस का ओपनिंग से जो एमएमवी हम लोग बैठाते हैं उसका डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताना है। माइंस का ओपनिंग से जो एमएमवी बैठाते हैं बाबू उसका ओपनिंग का डिस्टेंस कितना होता है, आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आप लोग का रिप्लाई जो है ना, मुझे आप लोग का रिप्लाई दिख रहा है, सो डोंट वरी, मैं देख पा रहा हूँ। कम से कम कितना होना चाहिए, लाइव चैट से मुझे दिख रहा है 84 बच्चे प्रेजेंट है, लाइव चैट मुझे शो हो रहा है ना। तो कितने बच्चे, वेरी गुड, महेंद्र शाहू, रविशंकर गुप्ता, वेरी गुड। तो कितना होगा इसका, क्या हो जाएगा इसका जवाब, 10 मीटर। कम से कम कितना दूरी पे बैठाते हैं डियर स्टूडेंट्स, 10 मीटर के डिस्टेंस पे बैठाते हैं, ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे बैठाते हैं हम लोग, कम से कम 10 मीटर का दूरी पे हम लोग इसको बैठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे जो मेरा एमएमवी जो होता है, एमएमवी हम लोग बोलते हैं। तो एम का मतलब क्या होता है, एम स्टैंड्स फॉर, एम का मतलब क्या होता है, एम किसके लिए प्रयोग किया जाता है ना, एम स्टैंड्स फॉर। हम लोग हर बेसिक सवाल, छोटा मोटा सवाल, हर एक सवाल को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सवाल नहीं, वैसा सवाल नहीं, हर एक सवाल को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को देखेंगे, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर सवाल को बारे में डिस्कशन करेंगे बाबू। इसलिए क्लास को अच्छा से करो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, हर एक सवाल आएगा आपका, है ना, हर एक सवाल आएगा, हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखो इसको हम लोग। तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इसका एमएमवी, इसका हो गया मेन। देखो बहुत सारे बच्चे ने इसका स्पेलिंग में क्या लिखते हैं, MAN लिख देता है ना, ये गलत है, आपका होना चाहिए MAIN, मेन, है ना, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है, M फॉर मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बाबू, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन बैठाने के लिए किसका परमिशन चाहिए होता है, एमएमवी बैठाने के लिए किसका परमिशन चाहिए होता है, एमएमवी बैठाने के लिए किसका परमिशन चाहिए होता है, एमएमवी बैठाने के लिए किसका परमिशन चाहिए होता है, जल्दी से बाबू, एमएमवी बैठाने के लिए किसका परमिशन चाहिए होता है, जल्दी से रिप्लाई दे दो, किसका परमिशन चाहिए होता है एमएमवी बैठाने के लिए। एमएमवी क्या है बाबू, परमानेंट स्ट्रक्चर है, माइंस में याद रखना, जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जो लाइफ टाइम के लिए माइंस के साथ जुड़ा होता है, उसके लिए हम लोग चीफ इंस्पेक्टर साहब, CI साहब का परमिशन चाहिए होता है। इसका जवाब क्या होगा, CI साहब का परमिशन चाहिए होता है। नेक्स्ट, अगर एमएमवी मेरा एग्जॉस्ट टाइप का हो, एग्जॉस्ट मैंने बताया था एमएमवी जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है आपका फोर्सिंग टाइप का होता है और एक क्या होता है, एग्जॉस्ट टाइप का होता है। तो जो एग्जॉस्ट वाला होगा, है ना, एग्जॉस्ट वाला पंखा होगा, वो कौन सा चाणक में बैठाएंगे, एग्जॉस्ट टाइप का एमएमवी किस चाणक में बैठाया जाता है, किस चाणक के मुहाने पर बैठाएंगे। जो एमएमवी पंखा होगा, अगर वो एग्जॉस्ट टाइप का पंखा हो तो कौन सा चाणक में बैठाएंगे बाबू, किस चाणक में बैठाएंगे, उसको कौन सा चाणक में बैठाया जाता है, वेरी गुड, उसको हम लोग किस चाणक में बैठाएंगे, एग्जॉस्ट वाला को हम लोग बैठाएंगे, हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग अपकास्ट शाफ्ट, यूपी शाफ्ट में बैठाएंगे, अपकास्ट शाफ्ट में बैठाएंगे ना, अपकास्ट शाफ्ट में बैठाएंगे, ठीक है। और अगर फोर्सिंग होगा तो डाउन कास्ट शाफ्ट में बैठाएंगे, डाउन। और माइंस में आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स क्या, कि जो माइंस में पंखा इस्तेमाल होता है वो एग्जॉस्ट टाइप इस्तेमाल होता है, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट टाइप का पंखा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एग्जॉस्ट टाइप। अभी भी अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ पाया तो प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि आपके भी ग्रुप में, दोस्त में, व्हाट्सएप में अगर कोई जुड़ नहीं पा रहा है तो जुड़ जाए इसके माध्यम से, है ना। लिंक तो मैंने शेयर किया है, आप भी थोड़ा शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे इसमें जुड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, माइंस में ऑक्सीजन का परमिसेबल लिमिट कितना होता है। हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सवाल मैं बोल रहा हूँ, हर एक सवाल का डिस्कशन होगा, इसलिए सेशंस को अच्छे से ध्यान से अटेंड करो, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। और नोट करना मत भूलो, प्लीज़ नोट करना मत भूलो बाबू, बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, नोट करना मत भूलो, नोट करते जाओ सारे सवाल, है ना, सारे सवालों को क्या करो, प्लीज़ नोट करो, प्लीज़ नोट इन योर नोटबुक, प्लीज़ नोट कर लो अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे सवाल क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक दृष्टि से, तो इसको नोट करते जाओ। आप अगर नोट करोगे तो ही आपको सीखने और समझने का मौका मिलेगा, ऐसे आप सीख और समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ क्लास को क्या करो, नोट डाउन करो, हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्या हो जाएगा इसका, कम से कम कितना होना चाहिए। देखो लिखा है नॉट लेस देन 19%, नॉट लेस देन 19%। इसका मतलब क्या हो गया कि 19% भी हो सकता है, 19.5% भी हो सकता है, और चाहे तो 25% भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, लेकिन 19 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या, 19 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो मेरा मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन, द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयरवे में मीथेन का परसेंटेज का परमिसिबल लिमिट क्या है, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयरवे में मीथेन का परमिसिबल लिमिट क्या है, जल्दी से। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फटाफट थोड़ा करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, कितना होता है 19%, कितना होता है, उसका तो आंसर 19% हो गया। इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, कितना होगा, 0.75%, है ना।
0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी अदर जगह पे माइंस का कोई अदर प्लेस, ठीक है ना, अदर कोई प्लेस वहाँ पे कितना हो जाएगा ही डेटा, अदर प्लेस में कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। इसका भी अदर प्लेस पे कितना हो जाएगा, 1.25% हो जाएगा, सेम डाटा 1.25% हो जाएगा। एक सवाल जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सवाल ये है कि आपको बताना कितना परसेंट CH4 पे ना, कितना परसेंट CH4 पे हैवी एक्सप्लोजन होता है, खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, खतरनाक विस्फोट होता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेशन है, हर एग्जाम्स के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करना स्टार्ट करो और नोट करो, प्लीज नोटबुक में नोट करो, ऐसे मजाक बना के रख लोगे अपने आप को, है ना, नोट करो। सवाल मिल रहा पढ़ने का मौका तो नोट करो, क्यों छूटेगा बताओ। 10 अगर मान लो तुम पहले से सीखे हो, तुमको पता है, फिर भी एक बार लिखिएगा तो क्या नुकसान है बताओ, कि हाँ सर मेरा नुकसान हो जाएगा। चैट में तो दिन भर गुड मॉर्निंग भेजते रहते हो, कोई तो रिप्लाई दे दे करते रहते हो, एक ही चीज को 10 बार लिख के भेजते हो, है ना, तो कम से कम एक बार नोट में दोबारा लिखोगे तो क्या नुकसान है। चलो कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6%, 9.6%। वन ऑफ द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन ना, सॉरी माफ करना, ऑक्सीजन कितना परसेंट चाहिए मीथेन एक्सप्लोजन के लिए, कम से कम ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए माइंस में, मीथेन एक्सप्लोजन करने के लिए ऑक्सीजन का परसेंटेज कम से कम कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट होना चाहिए, उससे कम में एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। अच्छा से रिप्लाई दो यार, बहुत लड़का लोग, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, WCL के एग्जामिनेशन में आया था 2018 में, है ना, WCL CCL में भी आया था इसको कुछ पार्ट, इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो। CCL में आया था स्पेशली, है ना, WCL में शायद नहीं आया था, CCL में आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट डाउन कर लो। कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 12.1% है ना, 12.1% हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 12.1% चाहिए। अगर मान लो बाबू, यदि मान लो सोर्स ऑफ इग्निशन, ठीक है, सोर्स ऑफ इग्निशन अगर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरा, 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो लैग ऑन इग्निशन है मीथेन एक्सप्लोजन के लिए कितना होना चाहिए। सोर्स ऑफ इग्निशन अगर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लैग ऑन इग्निशन कितना होना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। अभी तक उम्मीद करता हूं कि तुम लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, नहीं लाइक शेयर किया है तो प्लीज लाइक शेयर कर दो, है ना, कुछ जाता नहीं लाइक शेयर करने में यार, है ना, 30 सेकंड का समय लगेगा, लाइक शेयर कर दोगे, तुम्हारा दोस्त लोग को भी भला होगा, अपने जूनियर सीनियर सबका भला हो जाएगा, जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका भला हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करना स्टार्ट करो, ये करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो कितना होना चाहिए सोर्स इसका, 650 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है 10 सेकंड, कितना रहेगा 10 सेकंड, और ये वाला 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो कितना हो जाएगा 1 सेकंड। एक बात मैं थोड़ा आपको सबको मिला के समझा देता हूँ, देखो जहां पर मेरा मीथेन एक्सप्लोजन होता है मैं समझाता भी जाऊंगा, ठीक है, मीथेन एक्सप्लोजन, CH4 एक्सप्लोजन, प्लीज समझने का प्रयास करना, ये मत सोचना कि सर ज्ञान बांटने लगे, ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ध्यान सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, लेके रखना, हर एक जगह पे काम आएगा आपका, ठीक है ना, इस ज्ञान को नोट करके रख लो, जीवन भर हम गांठ बांध लो, कभी ना कभी कोई ना एग्जाम में तुम्हारा सामना पड़ेगा, कोई भी इंटरव्यू कहीं पर भी जाओ पड़ेगा ही। एक नंबर, मीथेन एक्सप्लोजन के लिए पहला कंडीशन, मीथेन कितना होना चाहिए, तो मीथेन कितना होना चाहिए, एक सवाल आपका छूट गया, आप जल्दी से रिप्लाई देके बता दो, फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कितना होना चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 12.1% होना चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा चाहिए टेम्परेचर, कुछ सोर्स ऑफ इग्निशन या टेम्परेचर जो भी तुम बोलो, सोर्स ऑफ इग्निशन में बोल सकते हो, सोर्स ऑफ इग्निशन भी बोल सकते हो, टेम्परेचर जो तुमको बोलना बोलो। ये चाहिए 650 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए चाहिए वो, इससे कम में नहीं चलेगा काम। और यही वाला 1000 डिग्री अगर हुआ, 1000 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तुम दे रहे हो, तो ये वाला चाहिए फॉर 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में एक्सप्लोजन हो जाएगा। और मीथेन चाहिए कितना, 5.4 से 14 पॉइंट कितना तक चाहिए, 14.8 तक चाहिए। हर एग्जाम के लिए पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कोई भी परीक्षा देने जाओ ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और 9.6 क्या था सर, तो हैवी एक्सप्लोजन होता है 9.6 में, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके रख लो, ये आपका कभी ना कभी एग्जाम में आपका काम आएगा ही आएगा, इसको आप कभी भूलना मत, ठीक है। तो मीथेन एक्सप्लोजन करने के लिए 3 कंडीशंस का होना बहुत मस्ट है, मीथेन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और टेम्परेचर के साथ टाइम भी चाहिए, दैट इज लैग ऑन इग्निशन चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए और यही फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, दैट लैग ऑन इग्निशन और टेम्परेचर को ध्यान रखते हुए हम लोग माइंस में एक स्पेशल तरह के इक्विपमेंट ड्राइव करते हैं। उस इक्विपमेंट का नाम क्या है, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर। यू एवरीबॉडी नो अबाउट द इंट्रिंसिकली सेफ। इंट्रिंसिकली सेफ क्या होता है, हम लोग क्या करें, उसमें टेम्परेचर तो बन रहा, हीट तो बन रहा, लेकिन लैग ऑन इग्निशन बहुत कम है। लैग ऑन इग्निशन क्या होता है, बहुत कम होता है। इसी फीचर्स को ध्यान रखते हुए हम लोग इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स बनाते हैं। और कहीं पर इंट्रिंसिकली सेफ का ऑपरेटर अगर मान लो प्रिंसिपल वहां पे ये काम नहीं आ रहा, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स में ये प्रिंसिपल यूज नहीं कर पा रहे मीथेन वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर फ्लेम प्रूफ में बना देते हैं। अगर सपोज मान लो हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे विद इन लिमिट, जैसे एग्जांपल एक्सप्लोडर,
एक्सप्लोडर का टेम्परेचर, एक्सप्लोडर जो होता है 600 वोल्ट पे आउटपुट होता है और उसका कट ऑफ लिमिट कितना होता है 3 to 4 मिली सेकेंड होता है। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट का जो टाइमिंग होता है कितना 3 to 4 मिली सेकेंड। मान लो वहाँ पे कंट्रोल किए, लेकिन जहाँ पे 550 वोल्ट पे है, ज़्यादा हैवी मशीनरी आप चला रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आपका ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। तो उस केस में बाबू को क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपके पास सिंपल एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन क्या, आप उसको ऐसा इंक्लोजर बना दो ताकि वो क्या करे, ताकि वो एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एफएलपी। एफएलपी अब बताना एफएलपी का पूरा नाम क्या होता है, थोड़ा बता दो, टॉपिक से थोड़ा हटके, वेंटिलेशन थोड़ा हटके, जानकारी के लिए था, मुझे लगा बताना चाहिए क्लास में, इसलिए मैंने बता दिया। चलो इसको एफएलपी का पूरा नाम क्या, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है। कोई बता सकता है मुझे कौन सा एग्जाम में एफएलपी के बारे में पूछा गया था, एफएलपी का फुल फॉर्म? दिस इज आल्सो कम इन सीसीएल एग्जामिनेशंस 2018 के सीसीएल एग्जामिनेशन में एफएलपी का फुल फॉर्म पूछा था। एफएलपी का मतलब होता है फ्लेम प्रूफ, है ना, फ्लेम प्रूफ। एफएलपी मतलब क्या होता है, फ्लेम प्रूफ, ठीक है। अब एफएलपी एपरेटस लिखा होता है, फ्लेम प्रूफ एपरेटस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली ये सारे टॉपिक्स का पार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं, अपना वेंटिलेशन से भटक रहे बार बार हम लोग, इधर उधर जाना नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे माइंस में कितना सारा डोर, वेंटिलेशन डोर लगाने का बात किया गया है। माइंस में कितना सारा वेंटिलेशन डोर लगाने का बात किया गया, कितना सारा वेंटिलेशन डोर लगाने का बात किया गया, जल्दी से। माइंस में कितना सारा वेंटिलेशन डोर कितना सारा होना चाहिए, वेंटिलेशन डोर कितना सारा होना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना होना चाहिए। वेंटिलेशन डोर कम से कम कितना होना चाहिए, वो 2, मिनिमम 2 डोर होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप लोग 2 लिखो ना, गलत लिखो, यहाँ मिनिमम वर्ड यूज करो, मिनिमम 2 दरवाजा होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों दरवाजा किस डायरेक्शन में खुलेगा, और अच्छा ये तो 2 दरवाजा होना चाहिए, अगर 3 लगाना हो तो 3 भी लगा सकते हैं रिवर्सिबल अरेंजमेंट में, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा देर में। पहले ही बताओ कि दोनों दरवाजा किस डायरेक्शन में खुलता है। 2 दरवाजा एकदम सही है, वेरी गुड, तुम लोग का रिएक्शन रिप्लाई ठीक ठाक आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, सभी का रिप्लाई, बच्चा लोग ठीक ठाक रिप्लाई दे रहे हो, तुम लोगों का एकदम सही है। एटलीस्ट 2 डोर होगा, मिनिमम 2। और ये किस डायरेक्शन में खुलेगा बाबू, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा टुवर्ड द इंटेक साइड होगा, इंटेक की ओर खुलना चाहिए, है ना, इंटेक की ओर खुलेगा, इंटेक की ओर खुलेगा, इंटेक साइड की ओर खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग इसी में, अगर तीसरा दरवाजा लगाना हुआ तो जब रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट करते हैं ना, तो कम से कम 3 दरवाजा लगाने का बात बोला गया है, वहां पे 3 दरवाजा लगना होता है। कहां पे, रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट में। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग 2 दरवाजा लगाएंगे, लेकिन रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट में हम लोग कितना दरवाजा लगाते हैं, 3 दरवाजा लगाते हैं हम लोग। एक दरवाजा क्या होता है, रिटर्न साइड की ओर खुलता है, जब पंखा, जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो ये मेरा इंटेक हवा जा रहा है और बीच में ये मान लो वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स बना हुआ इस तरह से पिलर के बीच में, और इधर से मेरा क्या हो रहा है बाबू, इधर से रिटर्न एयर जा रहा है ना, इधर से रिटर्न एयर जा रहा है। अब तुम क्या कि यहाँ पे डोर बनाए तो 2 दरवाजा तुम्हारा किधर खुलेगा, इधर खुलेगा, 2 दरवाजा तुम्हारा इंटेक साइड की ओर खुलेगा, लेकिन एक दरवाजा रिटर्न की ओर खुलेगा, इधर खुलना चाहिए। ऐसा क्यों इधर खुलना चाहिए, क्योंकि जब तुम इसको रिवर्स करोगे ना, तो इसका प्रेशर के कारण ये दरवाजा दोनों खुला हुआ रहेगा, खुल जाएगा। एक्चुअली इनटेक हवा का प्रेशर ऑलवेज रिटर्न से ज्यादा होता है, ये सिंपल बात है, लॉजिक है। तो ये प्रेशर से हमेशा दोनों दरवाजा बंद रहेगा, लेकिन जैसे तुम रिवर्स करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा इनटेक और ये वाला, माफ करना इसका कलर कोड अलग होता है, ये वाला आपका हो जाएगा इनटेक, इसका कलर ये हो जाएगा इनटेक और ये वाला बन जाएगा रिटर्न। तो दोनों को दोनों दरवाजा बाबू क्या हो जाएगा, खुला रहेगा, दोनों को दोनों दरवाजा क्या होगा, खुल जाएगा। ये अगर मान लो बीच में नहीं है तो इसमें प्रेशर पड़ेगा और ये क्या हो, खुल जाएगा, भी खुल जाएगा, हवा यहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेस में जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इधर लगाते हैं। और ये कहां से रिकमेंड किया गया था, ये रिकमेंड किया गया था न्यू गोविंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बताया गया था कि जहां पर आपको पता है कि फायर की वजह से डिजास्टर हुआ था, वहां पे न्यू गोविंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इसको रिकमेंड किया गया था कि 3 दरवाजा लगाना है और रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट आपको करके रखना है हर एक माइंस में। तो वहां से ये रिकमेंडेशन आया था, यहां से ही बताया गया था इसके बारे में, हर माइंस में जो फैन होगा 3 दरवाजा वाला होना चाहिए और रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट होना चाहिए। ये इसके बारे में हम लोग इस पर कभी और क्लास में करेंगे, देखेंगे आप लोग का रिक्वायरमेंट रहा तो, कभी आप जानना चाहोगे तो मैं कभी समझाऊंगा इसको, इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हो, जो इनटेक एयर होता है, इनटेक एयर का कलर कोड क्या होता है, इनटेक एयर जो दिखाओगे आप किस कलर में दिखाओगे, इनटेक एयर का कलर कोड क्या होगा, जल्दी से बता दो, इनटेक एयर का कलर कोड क्या होता है। इनटेक एयर को अगर आप दिखाना चाहोगे तो कौन सा कलर में बना के दिखाओगे, अगर सिंबल कलर दिखाओगे तो किस कलर का होगा, जल्दी से। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यही वाला अगर रिटर्न एयर रहे तो लिख रहे हो ना, लिखते जाना। रिटर्न अगर रहेगा तो यार, रिटर्न एयर रहेगा तो, रिटर्न अगर एयर रहा तो क्या होगा, कलर कोड क्या हो जाएगा रिटर्न एयर का, वेरी गुड, क्या हो जाएगा रिटर्न एयर का, रेड कलर का होगा, वेरी गुड। इनटेक का क्या होगा, ब्लू कलर का, और रिटर्न क्या क्या होगा, रेड कलर का। डियर स्टूडेंट, वेंटिलेशन स्टॉपिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग का हर एग्जाम में पूछा जाता है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग अगर ब्रिक वॉल का बना हुआ हो,
तो उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। वेंटिलेशन स्टॉपिंग अगर नॉर्मल ब्रिक वॉल का अगर हम लोग बनाए, उसका थिकनेस कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेंटिलेशन स्टॉपिंग अगर ब्रिक वॉल का बना हुआ तो उसका थिकनेस कितना होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर होता है। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने जवाब दिया है। 25 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। कितना होना इसका थिकनेस, देखो ये मिनिमम वर्ड है ना, मिनिमम। आज की डेट में बाबू देख लो, मैं हर एक जो भी आप तैयारी करो ना CIL के लिए, स्पेशली कुछ भी करो CIL तो करना ही पड़ेगा। आप याद करो, डेटा रिलेटेड सवाल अब नहीं आता है, आप थ्योरी रिलेटेड सवाल पूछता है। पैटर्न चेंज हो रहा, आने वाला टाइम है ना, न्यूमेरिकल से सवाल आएंगे बाबू। न्यूमेरिकल वगैरह पे बहुत ध्यान देना, MCQ न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना। एग्जाम में DGMS के एग्जाम दे रहे हो ना, MCQ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, डेटा रिलेटेड सवाल पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अगर मान लो ये वाला अगर RCC का हो, RCC का, ठीक है, तो कितना थिकनेस का होगा। RCC होने से कितना थिकनेस का होता है डियर स्टूडेंट्स, RCC होने से कितना थिकनेस का होता है, जल्दी से आप रिप्लाई देके बता दो। RCC हो अगर तो कितना थिकनेस का होगा, RCC होने से कितना थिकनेस होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो। अगर RCC का हो बाबू तो कितना थिकनेस का होगा, थिकनेस बता दो। वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना होगा बाबू, 15 सेंटीमीटर, कम से कम मिनिमम 15 सेंटीमीटर का होता है मिनिमम। अच्छा, एक जो डायमेंशन है ना, ये जो डायमेंशन आप लिखे ना, सेम डायमेंशन एक जगह और यूज होता है ना। आपको बताना है किस चीज का पार्टिंग में, मैं लिख दे रहा हूँ, पार्टिंग में इस्तेमाल होता है। किस चीज का पार्टिंग में ना यही इस्तेमाल होता है कि RCC में 15 सेंटीमीटर और ब्रिक में, अगर ब्रिक का हो तो कितना, ब्रिक का हो तो 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऐसा और एक चीज है जिसमें सेम डायमेंशन इस्तेमाल होता है और उसमें पार्टिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का पार्टिंग में डायमेंशन इस्तेमाल किया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जैसा क्या था, ये मेरा वेंटिलेशन स्टॉपिंग था ना, वेंटिलेशन स्टॉपिंग था, ठीक है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग। अब यही वाला अगर एयर क्रॉसिंग होगा ना, एयर क्रॉसिंग, तो एयर क्रॉसिंग बाबू सेम होता है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग का भी जो पार्टिंग होता है दोनों के बीच में, उसका भी सेम होता है। पार्टिंग एंड वॉल थिकनेस भी सेम होता है। अच्छा, आपको बताना है कि जो एयर क्रॉसिंग का जो बेस, जो नीचे जो है ना, नीचे में बेस का दीवार का, ठीक है, थिकनेस कितना होगा। बेस में जो दीवार है ना, जिसके ऊपर एयर क्रॉसिंग मेरा टिका हुआ है, ठीक है, उसका थिकनेस क्या होता है, ठीक है, उसका थिकनेस क्या होता है, जल्दी से, उसका थिकनेस क्या होता है, वेरी गुड, कितना होता है इसका। ये जो बेस वाला है ना, इसका थिकनेस, यहाँ तो ऊपर से हवा जाएगा ऐसे करके, यहाँ से नीचे से हवा जाएगा ऐसे करके, तो ऊपर वाला तो मेरा क्या हो गया, ऊपर वाला रिटर्न हो गया, ये वाला इंटेक एयर हो गया। तो ये जो बेस में जो तुम दीवार बनाओगे ना, इसका थिकनेस कम से कम, वॉल का थिकनेस कितना होगा, साइड वॉल का थिकनेस कितना होगा, मिनिमम कितना होता है बाबू, 75 सेंटीमीटर। कितना होता है, 75 सेंटीमीटर है ना, 75 सेंटीमीटर होता है। आप लोग एयर क्रॉसिंग देखे होंगे बहुत जगह, प्रैक्टिकल भी देखने को, माइंस में ट्रेनिंग जो किया होगा बच्चा, तो उसको एयर क्रॉसिंग तो दिखता ही है। ऐसा नहीं कि कोई माइंस में एयर क्रॉसिंग नहीं बना है, हर एक माइंस में आज के डेट में एयर क्रॉसिंग बना होता है बाबू, है ना, होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, आपको बताना है नेक्स्ट सवाल किसके ऊपर आएगा, तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग। अच्छा, एक सवाल छूट गया यहाँ पे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिनेशन, जो इसका एग्जामिनेशन होता है वो कितने इंटरवल पे होता है, कितने अंतराल पे इसका एग्जामिन किया जाता है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिनेशन बाबू कितने अंतराल पे किया जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जो एग्जामिनेशन होता है ना, कितने अंतराल पे होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिनेशन जो होता है कितने अंतराल पे हम लोग करेंगे, कितना अंतराल पे वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिन किया जाएगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जो एग्जामिनेशन होगा ना, कितना अंतराल पे किया जाएगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, ठीक है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिनेशन, वेरी गुड, कितना दिन पे होता है डियर स्टूडेंट्स, 14 डेज पे होता है ना, कितना होता है, 14 डेज पे हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिनेशन करते हैं। 14 डेज पे हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिन होता है, ठीक है। 14 दिन में एक बार करके जांच करना होता है ये। और सेम जितना भी फिगर आपका है, जैसे वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, रेगुलेटर, हर चीज का जो होता है ना, हर चीज का एग्जामिनेशन 14 डेज में दिया गया, 14 डेज में एक बार करके उसका जांच करना होता है। लेकिन जो आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है उसका डेटा अलग है। आइसोलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिन कितना दिन में करते हैं, कितना इंटरवल पे करते हैं, इसका जवाब देना है आपको। जो आइसोलेशन स्टॉपिंग होगा उसका इंटरवल, उसका जांच कितने अंतराल पे होता है, इसका जवाब देके बताओ मुझे, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। आइसोलेशन स्टॉपिंग के एग्जामिनेशन का क्या होगा इंटरवल, उसका जवाब देके मुझे बताओ, जल्दी से जवाब दो आइसोलेशन स्टॉपिंग का, ठीक है, क्या होगा, जल्दी इसका जवाब दो। 7 डेज, वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर, 7 डेज में करके एक बार करके जांच करते हैं, 7 दिन में एक बार करके जांच होता है, 7 दिन में, हर एक 7 दिन में एक बार करके जांच होता है। अच्छा, जो आइसोलेशन स्टॉपिंग अगर RCC का बना हो, RCC देखो नॉर्मली तुम लोग सब जानता है, लेकिन RCC का बना हो तो आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होगा। अगर RCC का बना हो तो आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होगा, जल्दी से बताओ मुझे। RCC का बना हुआ तो थिकनेस कितना होगा,
जल्दी से बता मुझे। बाबू एकदम ध्यान रखना, डीजीएमएस के एग्जाम दो, कोल इंडिया ना, आज की डेट में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। मजाक मजाक में लोगों जिंदगी मजाक बन जाएगा यार, मैं लिख के दे देता हूँ, मजाक में लोगों जिंदगी मजाक बन जाएगा। और पीडीपीटी वाले बच्चे, जितने भी पीडीपीटी वाले स्टूडेंट एकदम कान खोल के एकदम ध्यान से कान में बैठा ले, दिमाग में बैठा ले। अब वो समय सिनेरियो गया जिसमें ना माइनिंग में क्या होता था, बुला बुला के नौकरी देता था। आज तुम नाक रगड़ोगे ना तो भी जॉब नहीं मिलेगा, 98 कट ऑफ जाता है। और मैं लिख के देता हूँ, जो बच्चे 98 लेकर आते हैं, 98 और कोई बच्चा 100 स्कोर लेकर आए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता यार, इक्विवेलेंट होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। या तो इवन ये भी हो सकता है कि 98 वाले बच्चे का नॉलेज और शार्पनेस 100 वाले से ज़्यादा है ना, लेकिन लग बाई चांस इसका 100 इसका 98 आया है, ये होता है। ऐसा बहुत बार एग्जाम में मैंने खुद देखा अपने स्टूडेंट्स के साथ कि एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज, उसका स्कोर 98, और एक नॉर्मल बच्चा जो जेन्युइन तरीके से पढ़ाई किया है उसका स्कोर 100 आ गया और एग्जाम में सेलेक्टेड है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ पढ़ाई, और क्या है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, एकदम पढ़ना, ऑप्टिमम तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, लॉजिकली पढ़ना है। तो ऐसा भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा इसका थिकनेस आरसीसी में, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर अगर आरसीसी का होता है तो 50 सेंटीमीटर बनाएंगे। अगर मान लो बाबू मेरा ग्रुप्स कटिंग करना, ग्रुप्स कटिंग, ठीक है, ग्रुप्स डेप्थ कितना होगा, अगर मेरा शेल सैंडस्टोन का रूप है ना, सैंडस्टोन का अगर रूप है ना, तो मेरा ग्रुप्स का डेप्थ, ग्रुप्स कटिंग कितना करना होगा, ग्रुप्स कटिंग कितना करना होगा, जिसको रिसेस कटिंग भी बोलते हैं, ग्रुप्स कटिंग भी बोलते हैं, वो कितना करना होता है, रिसेस कटिंग, ग्रुप्स कटिंग जो भी बोलो, वो कितना किया जाएगा अगर मेरा डेप्थ कितना हो, अगर मेरा क्या हो, सैंडस्टोन हो, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, वेरी गुड। कितना हो जाएगा वो इसका जवाब, 15, कम से कम मिनिमम कितना होगा, मिनिमम वर्ड यूज करोगे 15 सेंटीमीटर आपको करना होगा, 15 सेंटीमीटर ग्रुप्स कटिंग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो ये वाला, अगर मान लो कोयला का हो, कोल का हो, कोल का होने पे कितना ग्रुप्स कटिंग किया जाएगा इसमें, कोल का होने पर कितना ग्रुप्स कटिंग करेंगे। चलो आइसोलेशन स्टॉपिंग का जो अंदर जो है ना, मेरा अंदर पैनल के अंदर जो है, पैनल के आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर जो मतलब पैनल का जो अंदर है, जो मेरा सील्ड पैनल है उसके अंदर का हमको जांच करना है। क्या जांच करना है हमको, जांच करना है कि कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है। तो हम लोग सैंपल लेंगे, जो सैंपल लेंगे बाबू कितने अंतराल पे लिया जाता है ना, कितने अंतराल पे लेगा, कितना अंतराल पे लिया जाएगा, है ना, सैंपल लो जो लिया जाएगा कितने अंतराल पे लेते हैं हम लोग, है ना। कोल में क्या होता है, 1 मीटर ग्रुप्स कटिंग होता है, वेरी गुड, मैंने बताना भूल गया था, कोल में ग्रुप्स कटिंग 1 मीटर होता है। अच्छा, जो सैंपल लेंगे वो कितना अंतराल पे सैंपल लेंगे, कितना अंतराल पे सैंपल लिया जाएगा, कितना अंतराल पे होता है स्टूडेंट्स, 30 डेज, 30 दिनों में इसका जांच होता है सैंपल लेके। तो सैंपल लेने के लिए क्या होता है आप सबको पता है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो पाइप लगा होता है, एक तो पाइप लगा होता है, और इस पाइप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। जो पाइप लगा हुआ वो पाइप बाहर में कितना निकला हुआ रहता है, बाहर में कितना निकला हुआ रहता है, बाहर में इसकी लंबाई कितनी रहती है, जो पाइप लगा हुआ है बाहर में कितना लंबा निकला हुआ रहता है, जल्दी से इसका रिप्लाई देके बताओ, पाइप बाहर में कितना रहता हुआ है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। 1 मीटर होता है, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बाहर में पाइप कितना होता है, 1 मीटर। एक्चुअली सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल उल्टा था, मैं गलती से ये पूछ दिया, 1 मीटर। अंदर में कितना होगा यार, अंदर में, बाहर वाला तो जवाब दे दिया है ना, बाहर वाला तो जवाब दे दिया है ना, अंदर में पाइप का लंबाई कितना होगा, अंदर में जो पाइप देखोगे, इस पाइप का अंदर में लंबाई कितना होगा ना, इस पाइप का अंदर में कितना मीटर लंबा होता है पाइप, यानी जो पाइप होता है अंदर में कितना लंबा होता है, अंदर की ओर कितना लंबा होता है, ये जो पाइप देख रहे हो अंदर में कितना लंबा होता है। वेरी गुड, कितना हो जाएगा बाबू, कुछ बच्चों का जवाब आया अभी तक, वेरी गुड वेरी गुड। क्या जवाब आएगा इसका, अंदर में कितना लंबा होता है, 3 मीटर, वेरी गुड। अंदर में कितना होता है वाला, 3 मीटर लंबा होता है, और बाहर में कितना होता है, 1 मीटर लंबा होता है। स्टॉपिंग का मोटाई 1 मीटर अगर होता है 1 मीटर, अगर 0.5 मीटर तो 0.5 मीटर, जितना होता है उतना लगाते हैं, ये मिनिमम इतना है, ठीक है ना। अभी जो पाइप है रूफ से, है ना, रूफ से कितना सेंटीमीटर बिलो, रूफ से कितना सेंटीमीटर बिलो इसको हम लोग लगाते हैं ना, ये जो पाइप आप देख रहे हो बाबू, रूफ से कितना सेंटीमीटर बिलो हम लोग इस पाइप को सेट करेंगे, कितना सेंटीमीटर नीचे हम लोग पाइप को सेट किया जाएगा, रूफ से कितना सेंटीमीटर नीचे पाइप को सेट। आप कहीं पर भी क्लास करो यार, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, लेकिन यूट्यूब में लाइव सेशन जब चल रहा है ना, आप जवाब इसका दो, इस क्लास को अटेंड करो। आप कोई भी सर के पास पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, आप सीखने का मौका मिल रहा है, लर्निंग है ना, ये जॉब नहीं लगा, लर्निंग में हो तो कहीं से भी सीखो, है ना। इसलिए क्लास को क्या करो, जब क्लास इस तरह का होता है ना, उसको अटेंड करो, आप देखो कि आप कितना सही कर पा रहे हो। आप मोटा मोटी मान लो पूरा हम लोग 30 सवाल को भी अगर डिस्कशन किए, आप 30 सवाल में अगर मान लो कि आपका एक सवाल गलत हो गया तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि 100 में आपका स्कोर आएगा 97, 94, 97 आएगा, उसमें जॉब नहीं आएगा। 30 में 30 सही करना है, ये टारगेट लेके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना, इस टारगेट के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना बाबू, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होना जा रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया मेरा, रूफ लेवल से कितना नीचे होता है, ये 30 सेंटीमीटर बिलो होता है, 30 सेंटीमीटर नीचे होता है, ये 30 सेंटीमीटर बिलो होता है रूफ से 30 सेंटीमीटर इसको नीचे सेट करते हैं ये। अच्छा बाबू ठीक है, इसका सैंपल हम लोग 30 दिन में लेते हैं ये, और सैंपल लेने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते, देखो ना पढ़ाने के लिए मैं खरीद के लाया हूँ ये एस्पिरेटर बल्ब, आप देख रहे हो है ना, बच्चों को पढ़ाना उड़ाना होता है ना, तो ये एस्पिरेटर बल्ब, और आपका मैं एक और दिखा देता हूँ, ये ब्लेडर है ना, ये ब्लेडर और ये एस्पिरेटर बल्ब, ये मैं पढ़ाने के लिए स्पेशली लेकर आया आप लोगों को कि हाँ जब मैं बताऊंगा कभी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा तो इन सारी चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, तो इसका इस्तेमाल करते हैं किससे, इससे सैंपल लेने के लिए है ना। और एक अलग से पाइप होता है, उस पाइप के जरिए क्या करते हैं, यहाँ सैंपल को सेट करके इस एस्पिरेटर बल्ब की मदद से इसमें क्या करते हैं, इस बैग में जो एयर बैग इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें हम लोग सैंपल को फिल करते हैं और इसको टैग लगा के इसको दोनों साइड से क्लिप से बंद करके इसको हम क्या करना होता है, भेज देना होता है जहाँ पे हमको सैंपल का एनालिसिस करना है, ठीक है, वहाँ पे लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि क्या क्या सैंपल का कंडीशन है ये। अच्छा मान लो एक बात, जो मेरा ये जो स्टॉपिंग है ये तो मेरा आइसोलेशन स्टॉपिंग है, अब मान लो मिथेन मेरा डिटेक्ट हुआ, अंदर में सैंपल में मिथेन मेरा मिला, मिथेन कितना % मिलने पर ये जो स्टॉपिंग है मेरा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बना देना होगा, कितना % मिथेन मिलने पर यह जो स्टॉपिंग है डियर स्टूडेंट्स क्या बना देंगे हम लोग, इसको हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में बदल देंगे, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में बना देंगे। जल्दी सबको रिप्लाई देके बताओ, क्लास में मौजूद हर एक बच्चा से रिक्वेस्ट है जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कि अगर ऐसा हुआ तो हम कितना में बदल देंगे इसको। बहुत बच्चों का जवाब आ रहा है, ठीक है, बहुत बच्चों का जवाब आ रहा है, शानदार जवाब आप लोगों का। मैं थोड़ा चैट को जो लाइव है मैं दिखा दिया। एसेशनल डिसेशनल समझा दीजिएगा सर, मैं समझा दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। कितना % होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, वो 2% होगा, ठीक है। एक फीडबैक के लिए आपको कॉल किया गया। अभी का जो क्लास आप लोग इतना देख रहे हैं, आपको क्लास कैसा लग रहा है, प्लीज़ एक बार रिप्लाई दे दो कि हाँ सर आपको सेशंस में मज़ा आ रहा है कि नहीं। जो बाकी चीज़ें हैं मैं दिखा दूंगा, ठीक है, जल्दी से। अब एक बार रिप्लाई देके बता दो। मैंने थोड़ा सा लाइव को ऑन कर दिया ताकि आपको ही पता चले कि कौन बच्चे कमेंट करे। जो बच्चे कमेंट करेगा सबका कमेंट दिखेगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद भी रिकॉर्डिंग जो होगा उसमें दिखेगा। आप अपना कमेंट करके बताओ आपको सेशंस कैसा लग रहा है, ये जो लाइव सेशंस चल रहा है, लाइव सेशंस में आपको कैसा फील हो रहा है, जल्दी से मुझे रिप्लाई देके बताओ ताकि हम अपना सेशंस को और बेहतर बना सकें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास कैसा लग रहा है, आप क्लासेस के बारे में बताओ। हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थैंक यू सो मच बाबू, आपका इतना सारा प्यार के लिए, इतना सारा आप लोगों का इतना सारा प्यार और रिप्लाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। अब इसको सही बात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तो आइसोलेशन स्टॉपिंग के बारे में मोटा मोटी बात हम लोग समझे और जाने। अच्छा, आइसोलेशन स्टॉपिंग में ना डीप साइड, आप लोग को जवाब लगभग सारे बच्चे रिप्लाई दिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दो थोड़ा, है ना, शेयर भी कर दो ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँच पाए, है ना। इसमें बेसिकली लोगों तक पहुँचेगा तो क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि वो भी इस क्लास के साथ जुड़ेंगे और आपको रियल कंपटीशन का एहसास होगा कि रियल कंपटीशन क्या है। लोग जब जुड़ेंगे, देखेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे, उसको लगेगा कुछ खास, तो जैसे बच्चे ज़्यादा होगा तो मोटिवेशन हम लोग को मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, नहीं मुझे और अच्छा काम करना है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे का मेरे ऊपर भरोसा है, ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए और अच्छे से क्लास को कंडक्ट करवाने का टाइमिंग को लेकर मैं ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बाबू, हम लोग आगे का अपना सेशंस का थोड़ा सा और सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि जैसे मान लो कि एक फीचर्स होता है, जैसे मान लो कि स्टॉपिंग के पास पानी जमा होने का खतरा है, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से एक हम लोग फीचर्स लगाएंगे उसमें, ठीक है, वो क्या करेंगे ताकि पानी उसमें से निकल सके। तो जो हम लोगों का पानी निकलने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम लोग पानी निकल सके, उस फीचर को क्या बोलते हैं, कौन सा चीज़ लगाया जाए, कौन सा अरेंजमेंट करते हैं। वीडियो में 30 अगस्त, अच्छा ठीक है, उसको एडिट कर दूंगा। चलो, तो उस फीचर्स को क्या बोलते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। उस फीचर्स को क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। उस फीचर्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाटर सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर
सिल बोलते हैं, वाटर सिल बोलते हैं, ठीक है, वाटर सिल। इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप क्या होता है आप सबको पता है, शेप क्या होता है? अगर शेप पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर वाटर सिल का जो शेप होता है ना ये होता है ना। वाटर सिल का जो शेप होता है क्या होता है? वाटर सिल का शेप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वाटर सिल का शेप क्या होता है? वाटर सिल का शेप क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वाटर सिल का शेप क्या होता है ना। वाटर सिल का शेप क्या होता है? जल्दी सब कमेंट करके बता दो। वाटर सिल का शेप ये होता है। वाटर सिल का शेप क्या होता है? यू शेप का होता है, यू है ना। अच्छा एक चीज़ मैं पूछता हूँ, देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज किसके पास है जो ट्रेनिंग अच्छा से किया है वो देखते हैं। अच्छा आपको बताना है, देखो यहाँ 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट एक है और एक पॉइंट ये है। आपको बताना है कि स्टॉपिंग के अंदर है ना गोफ साइड, गोफ में कौन वाला रहता है? गोफ साइड कौन वाला होता है? गोफ तरफ, गोफ साइड 1 नंबर वाला होगा ना 2 नंबर वाला होगा? गोफ साइड कौन वाला होता है बाबू? को रिप्लाई देके बताना है कि जैसा वाटर सिल का मैं इमेज बनाया एक, तो वाटर सिल में ना गोफ तरफ, गोफ का और कौन सा पोर्शन गोफ की ओर रहेगा? 1 नंबर पॉइंट गोफ की ओर रहेगा ना, 2 नंबर वाला पोर्शन गोफ की ओर रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। ये वाला जो आपका, ये वाला आपका गोफ की ओर होगा बाबू, और ये वाला क्या होता है? ये बाहर की ओर होता है ना, ये आउटसाइड द स्टॉपिंग होता है ना। ये क्या होता है? ये आउटसाइड स्टॉपिंग होता है, आउटसाइड होता है ना, आउटसाइड स्टॉपिंग होता है, आउटसाइड स्टॉपिंग होता है, ठीक है। और कौन सा स्टॉपिंग? आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर होता है। मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग यहाँ रहेगा, इधर में रहेगा गोफ और इधर मेरा रहेगा बाहर की ओर, ठीक है। यहाँ पे जांच उच करेंगे हम लोग। और इसमें क्या भरा रहता है? इट इज फिल्ड विद द वाटर। इसका फंक्शन क्या है थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसी क्लास में। देखो जैसे मान लो ये आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग है और यहाँ पे पानी भरने का खतरा है, थोड़ा नीचे लेवल पे होता है। मैं थोड़ा नीचे तो मैं बना ही सकता हूँ, कोई जरूरत दिक्कत नहीं। देखो ऐसे नीचे लेवल पे होता है ना, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा गड्ढा करके बना देते हैं हम लोग ये। अब हम लोग क्या करना है बाबू? देखो अगर मान लो कि इसमें हमको क्या करना है, इससे पानी को हमको डिवाटरिंग करना है, निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, पानी भर के हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा इसका सबसे बड़ा क्या काम, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? अगर मान लो तुम सीधा पाइप रखोगे तो क्या होगा? पानी भी निकलेगा और हवा भी निकलेगा। लेकिन अगर पाइप को आप ऐसे घुमा दोगे तो क्या होगा? पानी यहाँ पर भरा हुआ रहेगा ना, तो हवा जब आना चाहेगा तो हवा को आने से अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जब पानी आना चाहे, वाटर आएगा तो वाटर अपना प्रेशर के कारण इसको फ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हवा आएगा तो किससे टकराएगा? उसका सामना किससे होगा? पानी से होगा। तो हवा इसमें से नहीं निकलेगा लेकिन पानी इसमें से निकलेगा। तो वाटर सिल का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो पानी को अलाउ करता है लेकिन हवा को अलाउ नहीं करता है ना। सबसे बड़ा काम ये होता है कि पानी को अलाउ करता है लेकिन हवा को अलाउ नहीं करता। इसलिए हम लोग वाटर सिल लगाते हैं और नॉर्मली ये डीप साइड लगाया था, डीप साइड में लगाते हैं। बहुत बार क्या होता है, वाटर सिल के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक हौज जैसा बना के रख देते हैं और उसमें पानी भर के रखते हैं, ठीक है ये। और रेगुलर इंस्पेक्शन में उसको जाँच करते हुए रहना होता है कि पानी कहीं सूख तो नहीं रहा, ड्राई तो नहीं हो जा रही, सब भी चेक करते रहना होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो मेरा आइसोलेशन स्टॉपिंग होगा, ठीक है, उसमें सिग्नेचर बोर्ड जो होगा उसमें कितना महीना तक का साइन दिखना चाहिए। जो आइसोलेशन स्टॉपिंग होगा जो उसमें सिग्नेचर बोर्ड बैठाया जाता है उसमें कितना महीना तक का साइन सिग्नेचर उसमें दिखना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना महीना तक, ठीक है। आइसोलेशन स्टॉपिंग में जो सिग्नेचर जो होगा ना वो कितना महीना तक दिखना चाहिए? जल्दी से आपको रिप्लाई देके बताना। सिग्नेचर साइन कितना महीना तक दिखना चाहिए बाबू? कितना महीना दिखना? 3 मंथ तक। उसमें साइन कितना महीना दिखना चाहिए? 3 मंथ तक दिखना चाहिए। 3 महीना तक का साइन उसमें दिखना चाहिए, 3 महीना तक का साइन होता है। आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर तक कितना मीटर तक प्लास्टर करना होता है? थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, बहुत स्लो हुआ क्लास, थोड़ा फास्ट करेंगे बाबू। आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर कितना मीटर तक? थोड़ा फास्ट क्लास चलेगा, है ना। लगभग टाइम हो गया 40-50 मिनट, 40 मिनट तो लगभग हो गया क्लास का, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलो आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर कितना मीटर तक प्लास्टर करना होता है? वेरी गुड, कितना मीटर हो जाएगा इसका जवाब? 1 मीटर। आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर कितना मीटर तक करते हैं हम लोग? 1 मीटर तक करते हैं। फेस को वेंटिलेट करने के लिए कौन सा पंखा का इस्तेमाल करते हैं? फेस को वेंटिलेट करने के लिए किस तरह का पंखा का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। फेस को, माइंस के फेस को वेंटिलेट करने के लिए किस तरह का पंखा का इस्तेमाल होता है? जल्दी से, उस पंखा का नाम क्या? उस पंखा को कौन सा पंखा बोलते हैं जो फेस को वेंटिलेट करने के इस्तेमाल? वेरी गुड, ऑक्सिलरी पंखा। ऑक्सिलरी पंखा का इस्तेमाल करता है ऑक्सिलरी पंखा। ऑक्सिलरी पंखा का डक्ट पाइप फेस से कितना मीटर तक एडवांस रहना चाहिए? फेस से कितना मीटर तक कम से कम एडवांस क्या हो रहना चाहिए? उस पंखा को क्या बोलता है? ऑक्सिलरी पंखा। ऑक्सिलरी पंखा को फेस से कितना मीटर तक एडवांस करके रखना है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, कितना एडवांस करके रखना है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ बाबू, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना मीटर तक एडवांस करके रखते हैं हम लोग, है ना। कितना मीटर तक एडवांस करके रखते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बता दो कितना मीटर तक रखते हैं? 3 मीटर तक। कितना मीटर रखता है? 3 मीटर तक। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बहुत पछताओगे अगर नहीं करोगे तो।
ये मात्र एक ऐसा चैनल है इसमें तुमको हर दिन इतना इतना वीडियोस, इतना सारा क्लास नोट्स मिलता है, हर दिन माफ़ करना, हर वीक मिलता है ना, बाकी सब जगह नहीं मिलेगा। इसलिए नोट्स के लिए इसको रखो अच्छे से, बहुत काम आएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये प्रिपरेशन के लिए ना सबसे अच्छा चैनल है, हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, प्रिपरेशन को फोकस करके इसको डिजाइन किया गया है ना, तो बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। जो मेरा ऑक्सिलरी पंखा होता है, जो ऑक्सिलरी पंखा होता है, ठीक है, ऑक्सिलरी फैन होता है, ठीक है, अगर उसका परमिशन, बैठाने का परमिशन, अगर एक ऑक्सिलरी पंखा बैठाना है तो किसका परमिशन से माइंस में बैठा सकते हैं? एक ऑक्सिलरी पंखा को किसका परमिशन से बैठाया जा सकता है? वेरी गुड, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। एक ऑक्सिलरी पंखा को बैठाने के लिए किसका परमिशन से बैठा सकते हैं हम लोग? मैनेजर का परमिशन साहब से बैठा सकते हैं, मैनेजर साहब का परमिशन से इसको बैठाया जा सकता है। बाबू सबसे बड़ा बात, एक बात और रखना जीवन में याद, कि जो हम लोग हारते हैं ना, जो फेलियर होता है ना, तो फेलियर के पीछे केवल एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं होता है, खुद के ऊपर कंट्रोल, ब्रेन के ऊपर कंट्रोल, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारा फैमिली कंडीशंस, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कम से कम हम लोगों को इतना तो नहीं करना चाहिए, एक बात याद रखना कि हम लोगों को इतना गलती मत करना जीवन में कि खुद से खुद के पैर को कुल्हाड़ी मार लेना, है ना। जैसे मैंने बोला फ्रेंड सर्कल, तो जानबूझ के ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल मत बना लेना अपने चारों तरफ, ठीक है, या फिर ऐसा चीज़ मत कर लेना एक्टिविटी जब तक जॉब नहीं होता तब तक, एटलीस्ट जो आपको जॉब में बाधा उत्पन्न करे। ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना, ऐसे सहेली लोग से भी दूर रहना। यस, मैं सहेली बोल रहा हूँ, मतलब गर्लफ्रेंड लोग से दूर रहना। जब तक जॉब नहीं होता तब तक तो एटलीस्ट दूर रहना बाबू, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी पढ़ने नहीं देगी वो लोग, लिख के ले लो, कभी पढ़ने नहीं देगी। एग्ज़ाम के समय तो ज़्यादा परेशान करेगी, सर बात नहीं करते, आप बात नहीं करते, बात नहीं करते कर करके, एकदम टाइम नहीं है तुमको मेरे पास। इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना, ये स्पेशल सजेशंस है आप लोगों के एज में, क्योंकि मैं खुद इस एज को क्रॉस करके आया हूँ, सो आई फील इट बेटर, ठीक है, कि क्या होता है सिनेरियो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से काउंसलिंग किया है, बहुत सारे बच्चों से बात होती है जो मुझे बताता है कि सर इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो लोग मुझे, जब मैं पूछा ना, अरे तुम्हारा सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए, काहे नहीं हुआ, तुम्हारा तो बहुत अच्छा क्लास में परफॉर्मेंस है, तो बताया सर ऐसा ऐसा बात था, एग्जाम के समय बोल रही है कि तुम हमसे बात नहीं करता है, हम भी स्ट्रेस ले लिए, बस गलत कर दी एग्जाम में, बोल दी सीधा ब्रेकअप ले। तो इन सब चीज़ों से ना बच के रहना। अगर कोई धमकी दे दे तुमको ब्रेकअप के लिए कि ब्रेकअप, बोल देना जा। तुम सोचो जो तुम्हारे एग्जाम में सपोर्ट नहीं करे तो कहाँ जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगी यार, हर समय ब्लैकमेल ब्लैकमेल, है ना। तुम सीधा बोल देना जा, घर जा, बाय बाय। बोले कि हम सुसाइड कर लेंगे, हाँ बोले जा मर मर, सीधा बोल देना जा मर, बहुत है जा मर, सीधा बोल देना जा, जो करना जा कर, है ना, ठीक है। तो इस सब चीज़ के लिए एकदम डरना मत यार, एकदम जीवन में एकदम आगे बढ़ के एकदम ये करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए एकदम डरना नहीं है, ठीक है, एकदम ये करना है, ताकि तुम्हारा, देखो सबसे बड़ा बात ये, तुम जॉब का तैयारी कर रहे हो ना यार, ये जॉब है, प्रिपरेशन है ना, इसको तुम इससे तुम अगर वंचित हो जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, हर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हारा सब कुछ होगा ना, ठीक है ना। ऐसा तो बोल देना, अगर ऐसा कोई धमकी दे तो बोल देना, डरना मत, क्योंकि तुम्हारा करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारे करियर के बारे में ख्याल नहीं रखे, क्या तुम्हारा ख्याल रखेगा फ्यूचर में, है कि नहीं। एग्री करते हो कि नहीं, मेरी बात से एग्री है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, और फ्रेंड सर्कल चुन के बनाना, एकदम फ्रेंड सर्कल ना चुन के बनाना कि हाँ इन लोगों के साथ रहना जब तक जॉब नहीं था। उसके बाद जितना जो करना है करो ना, जो मस्ती करना है, जो गांजा पीना है, जो सिगरेट पीना है, जो करना है, जैसे जिंदगी झंड बनाना बनाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। करते तो वही हो, हॉस्टल में जो बच्चे रहते क्या करते हैं, नहीं करते हो क्या, कौन नहीं करता, किसको नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है, हम तो खुद देख के आए हैं बच्चा लोग क्या करता है। पूरा रूम घुसते तो पूरा सिगरेट के स्मेल के अलावा कुछ तो मिलता ही नहीं है रूम में। ढंग का खाना भी रखता कि हाँ चलो भाई कुछ बढ़िया क्वालिटी का फूड रखा तो चलो ठीक है, यही होता है। मैं प्राइवेट कॉलेजेस का तो और हालत खराब है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का आजकल ऐसा कंडीशन हो गया है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा बच्चे हो गए हैं, टीचर्स भी उसी तरह। और 90% बच्चे क्या है, 90% बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ, 95% बच्चों का, जो बच्चे इसलिए खुश होते हैं कि टीचर पढ़ाने नहीं आए, जो हॉस्टल में रहने का मौका मिलेगा। तुम देख लो 95% बच्चों का ही कंडीशन है कि कोई पढ़ा रहा नहीं टीचर, वाह बहुत अच्छा बात है, हम बहुत आनंद में। इस गलतफहमी में निकल लेना स्टूडेंट, बाबू याद रखना दिमाग में कि अगर तुम आज अपने साथ मजाक किए हो ना, जिंदगी तुम्हारे साथ मजाक करेगी और तुमको एक ना एक दिन इसका फल तो चुकाना ही पड़ेगा, वो तो लेके जाएगी, ठीक है। और क्या तुम लोग कांड नहीं करते हो किसको पता नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे मम्मी पापा को भले नहीं पता होगा, है ना, तुम उनके नज़र में एकदम शरीफ बच्चा, एकदम जेंटलमैन की तरह जाते होगे, है ना। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, रियलिटी को आंख बंद करके रियलिटी को नहीं भुलाया जा सकता। और मैंने बताया साफ साफ,
कि जो गर्लफ्रेंड का चक्कर है स्पेशली उनसे दूर रहना। कुछ लड़कियां सच में अच्छी होती है जो मोटिवेट करती है लोगों को, हाँ पढ़ाई के प्रति ये सब ठीक होती है, लेकिन 90% वैसी ही रहती है जैसा तुम हो, ठीक है। तो तुम कैसे हो अपने आप को देख लो, ठीक है, इसलिए उनसे दूर रहना। अब बाकी वो भी दूर ही है। और सबसे बड़ा स्ट्रेस तो तब होगा जब तुमको पता चलेगा कि वो भी तुम जैसा कर रहे हो ना, एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, जब तुमको पता चलेगा ना कि वो भी ऐसा कर रहे हैं, तब तुमको पता चलेगा यहाँ पे सिर दर्द क्या होता है, ठीक है। उस दिन तुमको एहसास होगा कि रियलिटी क्या, दर्द क्या होता है। ऐसा नहीं पता चलेगा, तुमको लगेगा तुम्हारा पैर के नीचे जमीनें नहीं, ठीक है। ठीक है। और एक बात, हम लोगों का ना सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम लोगों का ना खिलौना, हम लोगों का ना मेंटेलिटी वही, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, खिलौना से खेलते थे। पंडाल कहीं लगा, पंडाल पकड़ के झूल रहे हैं, फुटबॉल खेलने चले, क्रिकेट खेलने के लिए, तुम लोग बहुत सारे गुल्ली के लिए झगड़ा कर रहे हैं, गोली के लिए, गोली खेले ना, गोली के लिए झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन आज तुमको कोई 100 गोली देगा और तुमको बोलेगा बाबू एक काम कर, नहीं करेगा तुम, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। ये बात याद रखना, अभी जिस चीज में तुम इंटरेस्ट ले रहे हो ना, तुम जो भी कर रहे हो, तुम जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, फ्यूचर में ना उसमें तुमको इंटरेस्ट नहीं लगे, तुमको लगे यार ये बेकार है, बेकार है, हम क्या कर रहे थे, खुद अपने ऊपर हंसोगे याद करके। अगर इस जैसे तुम पास्ट में याद करके अभी कैसे हंसते हो, अरे मैं कैसा कर रहा था बचपन में, मैं ऐसा करते थे, पंडाल में चढ़ जाते थे, बांस में लटकते थे, इधर कूदते थे, उधर कूदते थे, ऐसे करते थे हम, हंसी लगता है ना। सेम कंडीशन ना बाबू, अभी सेम कंडीशन ना, ये वाला ना सेम कंडीशन तुम फ्यूचर में जब जाओगे ना, फ्यूचर में तुमको इसी बात का एहसास होगा कि अभी जो कर रहे थे बचपना था। अरे इतनी सुंदर सुंदर, इतनी अच्छी लड़की, इतनी घर परिवार की संस्कारी लड़की मिलेगी ना तुमको, जो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर को बहुत आगे तक लेके जाएगी, बशर्ते तुम्हारे पास अच्छा क्वालिटी का जॉब होना चाहिए, है ना। ये और खुद से सिलेक्शन करना, देखो अपना जीवन में सिलेक्शन करना हर किसी का हक है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ, जो फैमिली वाले सेलेक्ट करते हैं ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 10 तरह का विचार, कंडीशंस होते हैं, और वो रिश्ता ज़्यादा टिकता भी है। तुम्हारा वाला जिसको तुम सेलेक्ट किए हो ना, तुम जिसको सेलेक्ट करके रखे हो ना, उसका डिमांड देख लेना, हफ्ता में ये इतना सारा शॉपिंग, ठीक है, नहीं पूरा कर पाओगे, लास्ट में तुम्हारा किडनी भी बेचना पड़ जाएगा। अब बिचवा देगी वो, लिख लेना, नहीं बेचवाया बात बात पे धमकी मिलेगा यार, नहीं होगा तो देख लेना, मैंने देखा है ऐसा बहुत सारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये अनुभव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। अब आपको बताना है कि जो मेरा बूस्टर पंखा होता है, बूस्टर पंखा, ठीक है, बूस्टर पंखा, ठीक है, बूस्टर पंखा जो बैठाएंगे किस पॉइंट पे, माइनस के किस पॉइंट पे बूस्टर पंखा बैठाते हैं, ठीक है, बूस्टर पंखा माइनस के किस पॉइंट पे बैठाते हैं, चलो जवाब दो। माइनिंग ब्रांच का फ्यूचर बताएं, अच्छा बताते हैं, चलो इसको देख लो, किस पॉइंट पे बैठाते हैं बूस्टर पंखा को, माइनस में किस पॉइंट पे बैठाया था वो बूस्टर पंखा को, माइनस में किस पॉइंट पे बैठाते हैं, न्यूट्रल पॉइंट पे, वेरी गुड, किस पॉइंट पे बैठाते हैं, बहुत अच्छा का जवाब आया सभी का, न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं, न्यूट्रल, जहां पर क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट है ना, और यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप जो होता है जीरो होता है, जीरो प्रेशर ड्रॉप होता है, उस पॉइंट पे हम लोग बैठाते हैं बूस्टर पंखा को। लेकिन याद रखना, ये जो होता है, ये अगर इनटेक डिस्ट्रिक्ट के इनटेक में बैठेगा ना, रिटर्न में, ये इनटेक साइड होता है या रिटर्न साइड में होता है, वो कोई मुझे बता सकता है, ये इनटेक में होता है या रिटर्न एयर में होता है, किधर होता है, रिटर्न में होता है या इनटेक में होता है, किस तरफ होता है ये बूस्टर पंखा, किधर होता है, इनटेक साइड होता है ना, न्यूट्रन रिटर्न पॉइंट में होता है ना, वेरी गुड। ये किधर होता है, ये हमेशा रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट के किधर होगा, इनटेक या रिटर्न, तो ये आपका होगा हमेशा किधर होगा, रिटर्न में रहेगा ना, रिटर्न में होगा। लेकिन इसका जो मोटर है, मोटर इनटेक में रहेगा, फैन किधर रहेगा, रिटर्न में रहेगा, ठीक है, मोटर को हमेशा इनटेक में रखना होता है, फैन को रिटर्न में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, बूस्टर पंखा बैठाते हैं जहाँ से, वहाँ से कितना मीटर दूरी तक प्लास्टर करके रखना है, प्लास्टर करके या फिर ठीक है प्लेन करके सतह को रखना है, कितना मीटर दूरी तक प्लेन करके रखते हैं हम लोग, ठीक है, कितना मीटर दूरी तक प्लेन करके रखा जाता है, वेरी गुड। बूस्टर फैन से कितना मीटर दूरी तक प्लेन करके रखते हैं हम लोग, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है आप लोगों का यार, शानदार जवाब है, 5 मीटर, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में 5 मीटर तक। जैसे ये पंखा लगा है ना यार, ये पंखा लगा है ना, हम लोग ऐसे करें तो 5 मीटर दूरी तक ना हम लोग पूरा का पूरा प्लास्टर करके स्मूथ करके रखेंगे, ठीक है, इस तरह करके रखना होता है ये पंखा का। और इसका मोटर होता है हमेशा इनटेक में रहेगा, और पंखा को रिटर्न एयर में बैठाते हैं हम लोग, रिटर्न में एयर में होगा। कुछ सवाल और थोड़ा इधर उधर का सवाल पूछते हैं, जैसे अब बताओ कि जो मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो वेंटिलेशन में ना टोटल 4 पार्ट है, बेसिक वेंटिलेशन का पार्ट है जिसमें एनवीपी, अपका शाफ्ट, डाउन का शाफ्ट, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा फिर आपका जो मेन वेंटिलेशन का पार्ट है वो है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है और गैस के ऊपर है ना, 4 तरह का पार्ट है, 4 चीज़ मिला के वेंटिलेशन खत्म होता है। वेंटिलेशन बहुत बड़ा चैप्टर है ना, वेंटिलेशन बहुत बड़ा, इसमें पता है इतने सारे रिसर्चर लोग हैं ना, मतलब पिछले
50 60 70 साल से रिसर्च करते आ रहे, इतना सारा पेपर से 3-4 हज़ार ज़्यादा पेपर है वेंटिलेशन के ऊपर रिसर्च किया हुआ। हाइग्रोमीटर, बच्चा जितना भी बच्चा हाइग्रोमीटर जवाब दिया सबका जवाब गलत है ना। हम लोग जो माइंस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? व्रिलिंग। व्रिलिंग हाइग्रोमीटर इस्तेमाल करते, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर भी ठीक है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी माइंस में इस्तेमाल होता है, व्रिलिंग हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रिलिंग हाइग्रोमीटर का स्पीड किस स्पीड में घुमाते हैं हम लोग? व्रिलिंग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग किस स्पीड में घुमाते हैं? व्रिलिंग हाइग्रोमीटर किस में बैठाते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताना है। चलो किस में बैठाते हैं हम लोग? जल्दी से इसका रिप्लाई दो। 200 आरपीएम में कितना घुमाते हैं? 200 आरपीएम में घुमाना होता है 200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में इसका रोटेशन कितना होना चाहिए? 200 बार घुमाना होता है, इस स्पीड में घुमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, माइंस में, ठीक है, माइंस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? माइंस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? माइंस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। माइंस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? जल्दी से। वेरी गुड। कुछ बच्चा लोग बहुत परफेक्ट है, कुछ बच्चा लोग पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे प्यार भी आ रहा है। बाबू तुम लोग जितना भी बच्चा लिखा है ना 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सबका आंसर गलत। सॉरी 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना बच्चा लिखा सबका आंसर गलत है, क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में कोई बात बोला ही नहीं गया है। बोला गया है WBT। एक तरह से ना ये बिरयानी टेस्ट का सवाल है ना। बिरयानी टेस्ट में मेरा ऐसा ही सवाल आता है कि जो ड्राई बल्ब नहीं होता, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर का मान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CMR में किसके बारे में जिक्र है? वेट बल्ब है, ड्राई बल्ब नहीं है। हमने पूछा ड्राई बल्ब के बारे में, आप लोग सब आंसर मार दिए। आपको आंसर देना चाहिए था WBT 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये जवाब होता। पहला आपका ये गलत हो गया। दूसरा नंबर, इसी में एक बात और है कि वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे ज़्यादा होने पर, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे ज़्यादा होने पर, ठीक है, एयर वेलोसिटी, जो एयर वेलोसिटी होगा मेरा, एयर वेलोसिटी एटलीस्ट वहाँ पे इतना कितना रहेगा, ठीक है। तो आपका A नंबर और B नंबर में फिलअप करना है। A में क्या फिलअप होगा और एयर वेलोसिटी कितना रखना है, दोनों को बताओ, आंसर देखें, ठीक है। चलो यही एक, ये जो 1 नंबर इसे आप लोग यहाँ गलत कर दिए ना, इसी तरह से वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको लगता है क्या? आपको लगता हुआ अरे मैं तो लिख के आया हूँ, मैं तो सही करके आया हूँ, मैं ही हूँ। जैसे बाबू याद रखना, WCL का जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें एक सवाल पूछा था स्पीड ऑफ, आपको पता है इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया। स्पीड ऑफ व्हाट? स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वैन पूछा था, मैक्सिमम स्पीड पूछा था, ठीक है ना, स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वैन है ना। और ये क्या था? मैक्सिमम स्पीड। क्लास में कोई बच्चा अगर मेरा पुराना स्टूडेंट अगर अभी मौजूद है तो उनसे मैं पूछ लो, हम उन लोगों को पढ़ाए थे, है ना, उन लोगों को हम पढ़ाए थे, इसके बारे में मैंने बताया था। क्लास में अगर मौजूद, मैं कमेंट्स ऑन करता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख पाए कमेंट यहाँ पे, है ना। तो क्लास में मौजूद अगर कोई पुराना बच्चा तो थोड़ा कमेंट करके बता दे कि मैंने पढ़ाया था इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों के पास जो आंसर है ना, आप 25 ही पढ़ के रखे हो, लेकिन हम लोग क्लास में इसको बताए थे कि आंसर 40 किलोमीटर पर आवर होगा, और कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया था। अगर क्लास में कोई पुराना स्टूडेंट है तो प्लीज़ रिप्लाई करके बता दे क्या मैंने इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर पढ़ाया था कि नहीं, और उसका जवाब क्या हुआ था, वो एग्जाम में आया बाबू, सही हुआ, है ना। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया, स्टूडेंट वाले। मेरे स्टूडेंट खुद जवाब देकर आया, मुझे बताया कि सर ऐसा बात है, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव वैन के बारे में था। तो एक्सप्लोसिव वैन का जो मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? 40 किलोमीटर पर आवर होता है। क्लास में कोई बच्चा पुराना स्टूडेंट मौजूद है तो प्लीज़ रिप्लाई देके बताएं। इसके ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन भी किए थे, है ना, बच्चे लोग एग्जाम देने के बाद ना डिस्कशन भी किया था, वो बताया भी था इसके ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट भी हम लोग के पास होगा पुराना वाला मैसेज का, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ किस पर डिस्कशन हुआ। एक नंबर सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। आप बताओ 1 नंबर यहाँ से आपको सही मिल गया तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं? आप खुद सोच के देखो। अगर आपका 1 नंबर यहाँ से मिल जाता है तो एग्जाम में सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अगर आपका नहीं मिलेगा तो नहीं सिलेक्शन होगा। तो 1 नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इस बात को नहीं समझते, यही सबसे बड़ा गलती है हम लोगों का। हम लोग इस बात को समझना चाहिए
ठीक है, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, जिसको एक नंबर मिला तो उसका सिलेक्शन हुआ, जिसका नहीं मिला गया वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा, वो जो 25 किलोमीटर है ना, वो क्या है एक्सप्लोसिव वैन का, थोड़ा समझा देता हूँ। वो क्या है, माइंस बाउंड्री में है, लेकिन जब एक्सप्लोसिव वैन माइंस बाउंड्री में नहीं है, कोई हाईवे से गुजर रहा, कोई हाईवे से गुजरता है, तो उसका स्पीड मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर रखना है। वहाँ पर क्यों चलाएगा वो 25 किलोमीटर पर आवर इतना कम स्पीड में, है ना, तो उसका क्या है, उस समय इसका रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना होता है, सीओ का परमिसिबल लिमिट इन पीपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएम में तो 50 पीपीएम हो जाएगा, सॉरी, सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना होता है ये बताना है। ठीक है, ठीक है, सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना होता है ये। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल, CO2 का परमिसिबल लिमिट कितना होता है, सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना होता है, ये सवाल तो एग्जाम में आया था, है ना, WCL में आया था 50 ppm। और एक सवाल और बोलते हैं, एक सवाल, CO2 का परमिसिबल लिमिट कितना होता है, लेकिन ये आपको बताना है पीपीएम में। CO2 का परमिसिबल लिमिट कितना होता है, सबको पता है कितना है, बहुत आसान सवाल है। लेकिन अगर इसको पूछे कि इसको पीपीएम में बदलो, पीपीएम में कितना होगा, मतलब एक तो आपको बताना परसेंटेज में और एक बताना पीपीएम में कितना होगा। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि आपको परसेंटेज से पीपीएम में चेंज करना आता है कि नहीं, है ना। सवाल का मूल मकसद क्या है कि आपको परसेंटेज से पीपीएम में चेंज करने आता है कि नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर तो परसेंटेज में तो बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे लोग दिया है जवाब, क्या हो जाएगा 0.5%। कितना होगा, 0.5% होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि इसको पीपीएम बदलो, तो कोई भी चीज़ को अगर परसेंटेज में पीपीएम में बदलना होता है ना, परसेंटेज में अगर पीपीएम में बदलना होता है, तो जो फिगर है, जो नंबर है, उसको उतना इंटू 10 कितना से मल्टीप्लाई करना होगा यार, जवाब कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है किसी को, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5,000, यानी पीपीएम में कितना हो जाएगा 5,000 पीपीएम हो जाएगा। परसेंटेज से अगर पीपीएम में बदलना है तो हम लोग क्या करें, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही। अगर मान लो इसे मान लो 19% है तो कितना होगा 19 इंटू 10,000। ठीक है, 19 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 19, 10,000 बैठा दो, क्या को जीरो होगा, 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, 1,90,000 पीपीएम हो गया। ये हो गया ऑक्सीजन का परमिसिबल लिमिट। तो अगर आपका कभी एग्जाम में रहे ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा, ऑक्सीजन का परमिसिबल लिमिट क्या है, आपका रहे 19% और रहे 190000, अगर इतना, ठीक है, इतना पीपीएम रहे, तो आप याद रखना दोनों आंसर आपका सही है। आप सिर्फ इस पे टिक मार के आ जाओगे ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी को आप अगर मिस कर दिए और सी में अगर बोथ रहेगा और आप नहीं मारोगे तो आपका आंसर गया वहीं पे 1 नंबर। इसीलिए आज की डेट में ना आपको अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बाबू। इसीलिए मैं फोकस करता हूँ गुड क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। सिर्फ पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, इसलिए मैं इस पर बात करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टी गैस डिटेक्टर जिसमें ऑक्सीजन सेंसर है, इसका कैलिब्रेशन कितने अंतराल पर होगा, ऑक्सीजन ने ऑक्सीमीटर का कितना अंतराल पे कैलिब्रेशन करवाया जाता है, कितने होता है, 3 मंथ। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। क्लास करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है बाबू, पता है आपको, सबसे बड़ा फायदा क्लास में करने से ना, सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जो मुझे महसूस होता है कि ये फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है ना, आप क्लास करते हो ना, प्रॉपर गाइडलाइन मिलता है, आपको भटकने का नहीं मिलता है। और आप सोचो ना, मैक्सिमम अगर हम ही लोग पढ़ाते तो हम लोग कितना चार्ज करते हैं, 8 महीना के हिसाब से 700 करके फ़ी लगता है, तो 8 से 56 5,600 रुपया प्लस 300 एडमिशन चार्ज 5,900 रुपया। ठीक है, तो 5,900 रुपया आप सोचो, और मान लेते इसको राउंड फिगर में 6,000 रुपया में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स प्रिपरेशन हो रहा है। क्या खराबी है बताओ, क्या खराबी है, कुछ भी नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है। जॉब के सामने क्या है, 1 महीना का सैलरी 60,000 है यार, 1 महीना का, हाँ 1 महीना का, साल में 9 लाख 10 लाख रुपये अर्निंग है, 6,000 रुपये पूरा प्रिपरेशन का कॉस्ट, क्या है उसके सामने, है ना। सबसे बड़ा बात है गाइडलाइन प्रॉपर होना चाहिए, बहुत कम में है, और मैं लिख के देता हूँ, मैं हर बात बोलता हूँ उसको पूरा करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया एडमिशन स्टॉप तो स्टॉप, मैंने बताया ये तो ये वो होता है, फीस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, मैं लिख के देता हूँ। नेक्स्ट सेशंस में जो बच्चे आएंगे ना, उनका फीस सीधा 1,000 रुपीज़ पर मंथ होगा, मैं लिख के देता हूँ। नेक्स्ट बार ना 1,000 रुपीज़ पर मंथ होगा नेक्स्ट सेशंस में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे। अभी तो हम लोग 700 में पढ़ा दे रहे हैं, बहुत सस्ता में बहुत अच्छा दे रहे हैं कंटेंट, लेकिन नेक्स्ट बार ना 700 से सीधा 1,000 रुपीज़ पर मंथ होगा। ठीक है, ये याद रखना, पैसा प्राइस नहीं घटेगा, हम लोग क्वालिटी बढ़ा देंगे लेकिन प्राइस नहीं घटाएंगे। जिसको ज्वाइन करना को ज्वाइन करेगा, उसको नहीं करना मत करे, है ना, लेकिन प्राइस बढ़ाएंगे, पढ़ाई तो बढ़ेगा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, इसके बाद हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आपको बताना है नेक्स्ट, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो भी गैस को डिटेक्ट करता है, गैस जैसा मेजरमेंट होता है, सब बोलोगे सर CO डिटेक्टर भी, हाँ CO 3 मंथ। ठीक है, आप
एच, मान लो तुम्हारा CO2 डिटेक्टर है उसमें भी 3 मंथ, ऑक्सीजन डिटेक्टर है 3 मंथ, मीथेन डिटेक्टर है 3 मंथ, जितना भी इक्विपमेंट होता है ना 3 मंथ में कैलिब्रेशन करवाना। हर एक इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन 3 मंथ में होता है। और जितना भी एयर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सब हेलोमीटर, एनेमोमीटर, इन सब का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे करते हैं? इन सब का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे किया जाता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, इन सब का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे किया जाता है? एनेमोमीटर हो, वेलोमीटर, इसका कैलिब्रेशन कितना होता है? 1 इन 6 मंथ, 6 महीने में एक बार करते हैं, 6 महीने में एक बार, ठीक है, 6 महीने में एक बार करते हैं, ठीक है, 6 महीने में एक बार करके करते हैं हम लोग, 6 महीने में एक बार करके इसका कैलिब्रेशन करना होता है। तुम लोग यार क्लास को लाइक शेयर किया कि नहीं अभी तक? यार लाइक वाइक किया ना? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीने में करना होता है। इसके बाद आपको बताना है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अच्छा बताओ एक बात कि कितना परसेंट मीथेन मिलने पर इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ करना होता है? कितना परसेंट मीथेन मिलता है तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या करते हैं? कट ऑफ करते हैं। कितना परसेंट मीथेन पे इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ कर देते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी पे कट ऑफ करते हैं हम लोग? एक घंटा का लाइव सेशंस हो चुका है ना। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा ये करो, किस चीज़ को करो तुम लोग ना, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग ये करो, क्या करो बाबू, मेरा थोड़ा सा सोच मेरा ये था आज, जब आपका सवाल है थोड़ा बहुत मैं सवाल को ले लो, क्योंकि आप जैसे मान लो ये 1 वे कम्युनिकेशन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप जवाब दे रहे हो, कम्युनिकेशन बच्चों और टीचर के भी 2 वे होना चाहिए, जैसे आप भी कुछ बोलो मैं सुनूँ, है ना, तो सुनना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए आपका सवाल क्या है, क्या आप पूछते हो, आपका विचार क्या है, मुझे देखना चाहिए। तो अभी थोड़ा देर अगर आप चाहते हो तो इस सेशंस को कंटिन्यू जैसे मेरा अभी तक हुआ, इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं थोड़ा सा आप लोग का भी सवाल ले लूँगा थोड़ा देर के लिए, ताकि आप भी अपना जवाब दे पाओ, आपको भी मैं ये कर पाऊँ, है ना, ऐसा करके अगर आप चाहोगे तो। हो गया मोटा मोटी? अगर आपका रिप्लाई अगर यस है तो यस कर रिप्लाई दे दो, तो आपका भी कुछ सवाल को मैं ले लूँगा। अगर बोलोगे नहीं सर ज़रूरत नहीं है, आपका सवाल ऐसा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, तो अगर रिप्लाई नहीं आया ज़्यादा, अगर 20-25 बच्चों का है तो लूँगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू क्लास करूँगा, फिर थोड़ा डिस्कशन और चलेगा, उसके बाद सवाल को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, जो ठीक है माइंस में किस नेचर का एयर फ्लो होता है, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि ये लाइन फ्लो वो लाइन फ्लो, किस तरह का एयर फ्लो होता है माइंस में, किस तरह का एयर फ्लो होता है माइंस में, जो एयर फ्लो होता है वो किस टाइप का एयर फ्लो होता है, कौन सा टाइप का एयर फ्लो होता है माइंस में? मेरा आवाज़ आशा करता हूँ आप लोग तो पहुँच रहा है माइंस में। अच्छा कुछ बच्चों को रिप्लाई है यस करके, कुछ बच्चों ने यस करके रिप्लाई दिया है, ठीक है, कुछ बच्चों का ही रिप्लाई आया, केवल 7-8 बच्चे 10 बच्चे के आसपास है, ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, 2-4-10 सवाल और कर लेते, तब आप लोगों का सवाल का मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलो क्लासेस वैसे भी 1 घंटा 5 मिनट के आसपास हो गया। टर्बुलेंट, आप लोगों का सबसे मैं एक बात रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग हमेशा ना क्लास को शुरू से ज्वाइन करो, ठीक है, बहुत कुछ लगता नहीं, थोड़ा देर लगेगा, ज्वाइन करोगे ना बहुत मजा आएगा, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा इसमें, है ना। ये टर्बुलेंट टाइप का एयर फ्लो होता है, ठीक है। एयर का एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना, जो वेंटिलेशन में छुपा हुआ है, कौन सा वर्ड है? एयर का एक पर्यायवाची शब्द है जो वेंटिलेशन में छुपा हुआ है, इसमें कौन सा वर्ड है जो एयर का पर्यायवाची शब्द है, एयर के लिए इस्तेमाल होता है? वेंटिलेशन में छुपा हुआ वो कौन सा वर्ड है जो एयर के लिए इस्तेमाल होता है? वेरी गुड, एयर के लिए इस्तेमाल होने कौन सा वर्ड है बाबू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेंट। वेंट का मतलब क्या होता है? एयर होता है, हवा होता है। वेंट का मतलब क्या होता है? एयर होता है, हवा होता है, उसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आइसोलेशन स्टॉपिंग हम लोग प्लान एंड सेक्शंस पे दिखाते हैं, उसका कलर कोड क्या होता है? जो आइसोलेशन स्टॉपिंग हम लोग प्लान एंड सेक्शंस पे दिखाते हैं, प्लान सेक्शन बनाते समय उसको किस कलर का बनाया जाता है ना, उसको किस कलर का बनाया जाता है? प्लान एंड सेक्शंस का किस कलर पे बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्टॉपिंग का डायग्राम बनाएंगे, आपको बताना है कि किस तरह का स्टॉपिंग है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं पहला डायग्राम बनाता हूँ, ये किस तरह का सिंबल है, ये वाला एक ऐसा करके कहीं पे सिंबल बना हुआ है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है, आपको बताना है ये किस चीज़ का सिंबल है, क्या दिखाया जा रहा है ना। अब ऐसा भी हो सकता है, आप बोलोगे सर ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, ये गैलरी ऐसा है, हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं। ये किस चीज़ का सिंबल आपको बताना, ये जो मैंने बनाया ये किस चीज़ का सिंबल, उसका कलर कोड क्या होता है? रेड कलर, वेरी गुड, परफेक्ट है, रेड कलर होता है। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये किस चीज़ का सिंबल है यार, है ना, वेरी गुड। कुछ बच्चों का जवाब आया, ये बाबू ये है आपका, मैं लिख देता हूँ जवाब इसका,
ये किस चीज़ का सिंबल है यार? टेम्पररी वेंटिलेशन स्टॉपिंग। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा टाइम कम है, जल्दी लिखाता हूँ, ठीक है। टेम्पररी वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। अच्छा मान लो कि एक पिलर मेरा ऐसा है, इस तरह का पिलर है, ठीक है, और इसमें जो स्टॉपिंग का सिंबल दिखाया जा रहा है प्लान इन सेक्शन में, वो इस तरह का दिख रहा है। प्लान इन सेक्शन में इस तरह का सिंबल दिख रहा है, ये क्या चीज़ का सिंबल है बाबू? हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चा लोग सोच रहा होगा कि सर कहाँ से सिंबल में ले आए वेंटिलेशन पढ़ाते पढ़ाते। बाबू ये वेंटिलेशन का ही सिंबल है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। ये आप इसको मिस नहीं कर सकते, इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्या चीज़ का सिंबल है? वेरी गुड, ये क्या चीज़ का है? वेंटिलेशन स्टॉपिंग का सिंबल है। ये क्या चीज़ का सिंबल है? वेंटिलेशन स्टॉपिंग का सिंबल है। अच्छा एक और सिंबल बनाते हैं। ये हो गया एक सिंबल आपका ऐसे है, इस तरह से बना हुआ है। ये क्या चीज़ का सिंबल है? ये आर लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ का सिंबल है बाबू? कोई बता सकता है मुझे क्या चीज़ का सिंबल है? द सिंबल, ये जो मैंने बनाई क्या चीज़ का सिंबल है? आर फॉर रानी। क्या क्या लिख रहे हो? क्या तुम्हारा वाला का नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहे सिंबल क्या चीज का है। क्या चीज का सिंबल है? ठीक है, ये किस चीज का सिंबल है? रेगुलेटर का है ना, ये रेगुलेटर का है ना, रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर। बूस्टर पंखा जहां नहीं होता रेगुलेटर से काम चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसके बाद एक सिंबल और है जो कि ये है, देखो ये वाला। अगर मान लो ये एक ऐसा है, क्लासेस करते करते ना ये ज़्यादा जरूरी है। देखो यार, एक तो बोरिंग जैसा कैमरा होता है, ठीक है ना, जो कुछ दिखता नहीं है। दूसरा साइड तुम लोग वहाँ पे बैठे हो इतना सारा। ये देखो, ये क्या चीज़ का सिंबल है? कोई बता सकता है मुझे? ये वाला क्या चीज़ का सिंबल मैंने बनाया? ये किस चीज़ का सिंबल है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, आइसोलेशन स्टॉपिंग का ऐसा दिखाता है। इसका कलर कोड जैसे मैंने रेड बनाया ना, रेड कलर का ही होता है, ये रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर से दिखाया जाता है ये आइसोलेशन स्टॉपिंग। चलो, ये मोटा मोटी तुम लोग समझ के इतना सारा चीज़, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट माइंस में इस्तेमाल करते हैं बाबू, जो एयर कूलिंग फैक्टर को, एयर का जो कूलिंग क्षमता है ना उसको मेज़र करता है, जो ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी का कंबाइन इफेक्ट को दिखाता है, वो कौन सा इक्विपमेंट है? चलो जल्दी से नाम दो, बताओ उसका, ठीक है। एयर का ठंडा करने का क्षमता को बताता है, कौन सा इक्विपमेंट है? जल्दी से नाम बताओ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं उस इक्विपमेंट का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? वो वेरी गुड, क्या नाम है? काटा थर्मामीटर। थर्मामीटर, इसका अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है, काटा थर्मामीटर का अपर फिक्स पॉइंट, उच्च नियत बिंदु इसको बोलते हैं हम लोग ना। ये काटा थर्मामीटर ऐसा होता है, आप लोग देखे हो कि नहीं ऐसा पता नहीं। तो काटा थर्मामीटर ऐसा होता है, इसका अपर फिक्स पॉइंट एक होता है, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है। अपर फिक्स पॉइंट का वैल्यू कितना होता है? काटा थर्मामीटर का एक अपर फिक्स पॉइंट होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड अपर फिक्स पॉइंट होता है? जल्दी से, परफेक्ट आंसर। तुम में से कोई कुछ लड़का बोल रहा है क्या सर मेरे बारे में कुछ बोलिए मत, अच्छा नहीं होगा? कोई है ऐसा क्या? सर मेरे वाली के बारे में कुछ बोलिए मत, मेरे वाली बहुत अच्छी है। वैसा कोई नहीं मिलेगा पूरा दुनिया में बाबू, सबका वाला अच्छा होता है, ठीक है ना। सुन लेना ही बात, सबका वही कहानी है, ससुराल गेंदा फूल, सुने हो? सबका वही कहानी है, सबका वही कहानी है। और लव मैरिज में तो यार कुछ मिलने वाला नहीं है, ससुराल से तो भूल ही जाओ। सब भड़के रहते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है ना, सब भड़का रहता है। ऊपर वाला पॉइंट कितना? 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए ध्यान से, ठीक है ना, अपना जीवन को ध्यान से चलाना। और नीचे वाला कितना? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर वाला तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे वाला। बाकी सब में टेस्टिंग में क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर को हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन काटा थर्मामीटर में एक ऐसा फीचर है कि इसको हम लोग नीचे से ऊपर लेके आते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं। मतलब टेम्परेचर पहले 38 पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे ये होता है। अच्छा, इसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है? क्या मुझे बता सकता है कोई? इसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है?
इसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है यार? इसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है, कोई मुझे बता सकता है? बस इसका तो नाम कभी भूलेगा नहीं तुम लोग, हमको तो पूरा यकीन है। सर ऐसा चीजें हैं, भूल कैसे जाएंगे इसका जवाब? सब चीज का जवाब भूल जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या भरा रहता है कोई बच्चा नहीं भूलेगा, है कि नहीं? बोलो, इसके अंदर क्या भरा रहता है कोई नहीं भूलेगा, है कि नहीं? बहुत आसानी से इसको नहीं भूलेंगे। चलो, इसमें क्या भरा रहता है बाबू? इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? अल्कोहल। क्या यूज करते हैं? अल्कोहल। वही मदिरा, तुम लोग का फेवरेट पेय, तुम लोग का फेवरेट पेय पदार्थ है ना एक, है ना? तो ये, ठीक है ना? तो तुम लोग का जो फेवरेट पेय है, इस पेय का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, भरा रहता है। अच्छा, हम लोग जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें तो पता ही है, जो थर्मामीटर उसमें मरकरी भरा हुआ रहता है, बैरोमीटर में भी मरकरी भरा होता है, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट में मरकरी भरा होता है। केवल काटा थर्मामीटर जैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें केवल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। ये ध्यान में रखना हर चीज़ों को। थोड़ा सा इस तरह से सोच के याद करोगे ना यार, तो थोड़ा सा याद रहेगा दिमाग में ना, याद आएगा आपको हमेशा, है ना? याद रहेगा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इससे। तो मोटा मोटी क्लास का टॉपिक और सेशंस जो है इतना तक ही है, यहीं तक हम लोग करते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ बच्चों का सवाल है उसको हम लोग लेंगे, ठीक है? कुछ बच्चों का से ये है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, एक ज़रूर काम करना तुम लोग, जितना मार्क्स आया ना प्लीज़ कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ सर इतना मार्क्स आया, तब मैं आगे से मेहनत करूँगा कि हाँ इतना बच्चे लोग इतना मेहनत करो, कुछ तो फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा है कि नहीं? अब तुम मान लो बताए गए नहीं, कितना मार्क्स आया नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो क्या मतलब है फिर मेरा क्लास करवाने का, है ना? तो प्लीज़ ये ज़रूर करना, और वीडियो का जो लाइक शेयर से इसको शेयर और लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, है ना? ताकि बाकी लोगों को भी क्लास का जो लाभ है ना वो मिल सके, एटलीस्ट क्लास का लाभ मिल सके। ये करो, अब तुम लोग एक करके अपना सवाल भेजो ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। देखो कुछ सवाल आ रहा है बच्चों लोगों का, तो मैं उसको जवाब दे देता हूँ पहले। तो जैसे पहला सवाल आ रहा है क्या कि सर टोटल कितना तरह का एयर फ्लो होता है? तो जो एयर फ्लो होता है मैं बता देता हूँ। जो एयर फ्लो दो तरह का होता है, एक लेमिनर फ्लो होता है और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो से मान लो कोई पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन में अगर किसी तरह का एयर का फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं लेमिनर फ्लो। और कोई जैसे मान लो कि जैसे कहीं पर एयर क्या है, जैसे टकरा के जा रही है, जो स्मूथ नहीं है सरफेस, तो वहाँ पे जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है? दो तरह का एयर फ्लो होता है। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सवाल और आया सर, ये तो हो गया स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर दो स्टैटिक प्रेशर होता है, काइनेटिक प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, तीन तरह का प्रेशर होता है। स्टैटिक प्रेशर उस प्रेशर को बोलते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो किसी बॉडी के स्थिर अवस्था के कारण होता है। अगर पानी जैसे रुका हुआ है तो उसका एक प्रेशर कुछ होगा कि नहीं होगा? मान लो पानी रुका हुआ है, एक टब में पानी भर दो, ठीक है? उस पर थोड़ा छेद कर दो तो पानी प्रेशर से गिरेगा, है कि नहीं? तो स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं जो पानी रुका हुआ, पानी की वजह से जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। और वह प्रेशर जो मान लो जो क्या होता है, आप लोग अभी कमेंट मत करो, आप सबसे रिक्वेस्ट है ना कि क्लास के एंड में जब सेशंस खत्म हो जाए तो वहाँ कमेंट करना। आप लोग सिर्फ मैसेज भेजो यहाँ पे, जैसे आप लोगों का है ना ये, तो उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक प्रेशर बोलते हैं, जो बॉडी के मूवमेंट के कारण होता है। अच्छा, एक सवाल आया बच्चों लोगों का ये वाला। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि बाबू आप लोग प्लीज़ अभी कमेंट मत करो, ठीक है? ये वाला लड़का लिख, एसेशनल वेंटिलेशन क्या होता है? ठीक है, एसेशनल वेंटिलेशन, डिसेशनल वेंटिलेशन, दो तरह का वेंटिलेशन अरेंजमेंट होता है। एसेशनल हम लोग बोलते हैं किसको, जिसमें एयर जो होता है ना डीप साइड से राइट साइड की ओर होता है, ठीक है? और जिसमें राइट से डीप साइड की ओर होता है उसको डिसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग एक बार क्लास में एक्सप्लेन भी किए, तुम लोग देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। सर आज का क्वेश्चन इस, हाँ आज थोड़ा क्वेश्चन कम हुआ है क्योंकि आज हम चाहते थे आप लोगों को कि आप लोग नोट डाउन करो, सवाल को केवल पढ़ो मत लिखो। तो लिखने के लिए जो समय चाहिए ना, इसलिए थोड़ा सा आज स्लो करवाए जानबूझ के कि आप लोग उसको लिख पाओ। देखो पढ़ के सुन के तो खत्म हो जाएगा, है ना? और आज मोटा मोटी ऐसे 60 सवाल, 50-60 सवाल जो भी डिस्कशन हुआ, अगर इस 60 सवाल में अगर किसी का आंसर 58, 59 अगर हो रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो मैंने 60 सवाल, जैसे बच्चों लोगों ने 60 रिप्लाई किया कुछ बच्चों, अगर किसी का तुम्हारा 58, 59 अगर स्कोर आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा तैयारी बहुत अच्छा है। तुमको बस जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है? दुनिया का
कोई ताकत तुमको रोक नहीं पाएगा, शनि ग्रह मंगल ग्रह कोई नहीं रोक पाएगा। जो तुम तैयारी कर रहे हो, जो सर के पास पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, तुम्हारा तैयारी अच्छा है, तुम कर पाओगे। लेकिन अगर किसी बच्चे का स्कोर घट के 60 में से अगर मान लो किसी का 55 आ रहा है, 54 आ रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे 54 आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो 54 57 तक भी, 56 57 भी ठीक है। लेकिन अगर किसी का बच्चा का नंबर अगर 57 से कम आ रहा है ना, तो उसको हेल्प का ज़रूरत है, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं क्लास के साथ जुड़ना चाहिए। और अगर किसी का 57 या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो वो बच्चे अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो खुद से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ बेटर आइडिया, तुमके पास सब कुछ पता है, तुम अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, और बच्चा का सवाल आया, सर एक क्वेश्चन था मेरा, अब न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है या सीधा वर्क में भेजा जाता है? ये सवाल डिपेंड करता है लोकल मैनेजमेंट के ऊपर, लोकल मैनेजमेंट क्या होता है, और डिपेंड करता है तुम्हारा एटीट्यूड के ऊपर। अगर तुम्हारा एटीट्यूड अगर है ट्रेनिंग करने लायक कि सर मैं ट्रेनिंग करूंगा चाहे जो हो जाए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, हम ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, और तुम्हारे पास इतना डेडिकेशन है कि नहीं सुबह 7 बजे जाकर हाजिरी बना लेना है, 9-10 बजे तक हमको 9 बजे तक हमको नीचे चला जाना है, और शाम में 3 बजे जब शिफ्ट खत्म होता है उसके साथ आना है, तो तुम्हारा दुनिया में मतलब तुम्हारा माइंड्स में ऐसा कोई पर्सन नहीं जो तुमको रोक देगा, ठीक है, तो तुम वहाँ पे कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मान लो तुम्हारा आदत खराब रहेगा, 7 दिन तक घर में रहेंगे, एक दिन हाजिरी बनाने जाएंगे, और ऐसा गलती कर बैठे हो, तो अगर मैनेजमेंट चाहे तो तुमसे काम करवा सकता है तुम्हारा गलती की वजह से। इसलिए अगर ट्रेनिंग में हो तो फुल डे ट्रेनिंग करो, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा ट्रेनिंग क्या बेस्ट हो पाए, ताकि तुम्हारा कोई तुमको रोक ना पाए। ये हो गया। पेपर किस प्रकार का आता है सर जी? देखो, हर सब्सिडरी का जो पेपर आता है बाबू अलग अलग टाइप्स का आता है, अलग अलग मेथड में आता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर बच्चे को इसके बारे में जानना चाहिए। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, बैकग्राउंड दिख रहा ना, अच्छा लग रहा नहीं, ठीक है। देखो, हर एक सब्सिडरी में ना, हर एक सब्सिडरी का जो सवाल और क्वेश्चन पैटर्न होता है एकदम अलग अलग पैटर्न तरीके होते हैं, एकदम अलग अलग आता है, डिफरेंट होता है यार। तो आप जैसे WCL का करोगे तो सिंपल सवाल आते हैं, CCL में एवरेज होता है, NCL भी एवरेज होता है, SCCL ECL का थोड़ा टफ है इस बार, तो इस तरह से होता है। अभी जो सिनेरियो जो दिख रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पास्ट को देख के फ्यूचर तय करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग का प्री डिसाइडेड होने चाहिए, हम लोग को हमेशा एडवांस में सोच के रखना चाहिए, ठीक है। प्रोएक्टिव, दैट इज टर्म इज प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि किस तरह तैयारी करना है, क्या क्या आ सकता है, जैसे प्रेडिक्टेशन लगाना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग जो अनुमान लगा पा रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगा। देखो, हम लोग 2018 में CMR पढ़ा है, CMR 2018 में जो एग्जाम हुआ CMR पे हम लोगों ने फोकस किया, उससे सवाल दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने जिद किया सर CMR पढ़ा है, फिर हम लोग CMR नहीं पढ़ाए। अब उसके बाद देखो CMR से वैसा सवाल आना ही बंद हो गया। 2019-20 का जब एग्जाम हुआ तो उसमें क्या हुआ, सब्सिडरी रिलेटेड सवाल आए, उसमें बच्चों लोग का रिक्वेस्ट कि सर सब्सिडरी रिलेटेड पढ़ाइए, सब्सिडरी रिलेटेड पढ़ाइए। हम लोग उससे पहले पढ़ाएं, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ाएं, क्योंकि हमको पता था कि इस बार आया अब नहीं आएगा, वो नहीं हुआ, है कि नहीं। उसी तरह इस बार ECL के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर टफ आने वाले थे, हमको पता था, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिलेक्शन कर रहा है टफ आएंगे सवाल, और साथ ही साथ जो जैसे उन्होंने सिलेबस दिया था उसके बेसिस पर आएगा, ये मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को चुने हैं और जैसा बोलेगा कंपनी वैसा ही करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में था, तो इसलिए ना जो हम लोग तैयारी करवाए ना, तो इस पर भी प्रिपरेशन बहुत शानदार हुआ, रिजल्ट भी बहुत शानदार हुआ। तो आप जब प्री डिसाइडेड मतलब प्रोएक्टिव होकर कोई काम करोगे ना, तो आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। अभी जो सिनेरियो है, अभी बच्चा लोग इसे क्या डिसाइड कर, सर DJ देशमुख वॉल्यूम 1 2 3 वॉल्यूम 1 2 3, फिर वो फंसेगा। वॉल्यूम 1 2 3 पढ़ना है, हर बच्चे को पढ़ना है, लेकिन उसी को केवल पढ़ना ही गलत है। आप पढ़ो, कौन मना किया यार, पढ़ो ना, पूरा पढ़ो, लेकिन सिर्फ उसको मत पढ़ो, बाकी चीज़ें भी पढ़ो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पुराने वाला सोच के साथ जाओगे तो नया में कभी सकोगे नहीं। अभी क्या है, जो मेरा अनुमान लगता है कि अभी जो एग्जामिनेशन होगी उसमें न्यूमेरिकल, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस पेपर हर एक सब्सिडरी को थोड़ा टफ आना चाहिए, और नहीं आता तो करना चाहिए उनको टफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का चला गया है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर डिटोनेटर कितना सेकंड में ब्लास्ट होता है? डिपेंड करता है कि डिटोनेटर किस मिली सेकेंड का उसमें इंटरवल लगा हुआ है। जैसे अंडरग्राउंड माइंस में ना 1 से 6 नंबर तक का मिलता है, तो हर एक मिली सेकेंड का इंटरवल 25 मिली सेकेंड का होता है। तो अगर मान लो पहला नंबर को लोगे तो 25 मिली सेकेंड, दूसरा वाला 50 मिली सेकेंड, तीसरा वाला 75, नेक्स्ट 100 मिली सेकेंड, इस तरह से होता है। कब कब ऑनलाइन क्लास लेते हैं? बाबू देखो, सिंपल एक बात है, सीधा मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस देखो मैं बता देता हूँ, हम लोग प्रिपरेशन कैसा होता है। हम लोग वीक में 4 डेज तो पढ़ाते हैं, सोम मंगल बृहस्पति शुक्र। इसके अलावा बुधवार के दिन UPPSC का लाइव सेशन चलता है, संडे के दिन एग्जाम होता है, सैटरडे के दिन यूट्यूब में लाइव सेशन होता है। तो तुम सोचो, सप्ताह में 7 दिन हम लोग कुछ ना कुछ करवाते हैं, जिसमें 4 दिन मस्ट है ना, 4 दिन मस्ट है, 7 दिन पढ़ाई होता है। और एक ही बैच, जितने बैच के बच्चे उन्हीं के लिए है ये,
है ना, उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया इस कोर्स को। जॉब पर्सन के लिए बोल रहे हैं। फिजिकल वर्क मतलब तुम क्या जानना चाहते हो? सुपरविजन नहीं, तुमको केबल ढोवा रहा है, ऐसा है क्या? यार तुम मुझे कॉल ही कर लेना यार। माइनिंग मेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है बलराम, मैं एक्चुअली सीआई कोल इंडिया कोल से रिलेटेड सारा चीज़ का आइडिया है, इसमें तो पता नहीं। सर डिटोनेटर कितना सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है? ये तो मैंने बताई हो गया, टीसीएस कंपनी। सर एयर क्रॉसिंग का रूफ कितना स्क्वायर? देखो एयर क्रॉसिंग का जो है ना रूफ जो होगा ना, रूफ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 9.3 स्क्वायर मीटर होना चाहिए या 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मिनिमम इतना होना चाहिए। ऑक्सिलरी फैन का इंटेक एयर में कितना मीथेन होना चाहिए? ऑक्सिलरी फैन के इंटेक 0.3%। ऑक्सिलरी जहाँ पंखा लगा होगा बाबू वहाँ पे इंटेक एयर में ना 0.3% ज़्यादा मीथेन नहीं होना चाहिए। और रिटर्न एयरवे जो जैसे मान लो, जैसे देखो दो इंटेक और रिटर्न जब बोल रहे हो ना तो दो तरह का हो जाएगा आपका। यहाँ पे ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। ये तो इंटेक में 0.3% और रिटर्न वाला जो पंखा रहेगा उसमें आपका जो ये होता है, कभी ओवरलैपिंग समझाऊंगा मैं डिटेल्स में, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका 0.5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओवरलैपिंग वाला में। सर लेस देन और मोर देन का डाटा वाला क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें? दीपक देखो, लेस देन और मोर देन का डाटा वाला जो सवाल आता है ना दीपक, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेफ्टी रिलेटेड मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? सेफ्टी रिलेटेड मतलब ये बोलना चाह रहे बाबू कि जैसे सेफ्टी रिलेटेड क्या, सेफ्टी रिलेटेड मतलब कि जो सेफ्टी में ज़्यादा चीज़ होगा उस वैसा सवाल वैसे आपको टिक करना है। जैसे मान लो आपको बोला कि ऑक्सीजन का परमिसेबल लिमिट क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमिसेबल लिमिट, और एक सवाल दिया CO2 का परमिसेबल लिमिट क्या है, तो आपको बोला यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया मिनिमम 19% और बी में दिया आपका मैक्सिमम 19% और इसमें भी दिया आपका मिनिमम, इसमें दिया ऑप्शन ए में आपका मिनिमम 0.5% और ऑप्शन बी में दिया मैक्सिमम 0.5%। तो आप बताओ इसमें सेलेक्ट करना, कौन सा सेलेक्ट करोगे? तो तुम सोचो कि कम से कम ऑक्सीजन 19% से अच्छा है या ज़्यादा से ज़्यादा रहने से ज़्यादा अच्छा है, किस में ज़्यादा बेहतर है, कौन सेफ्टी ज़्यादा दे रहा है, ये दे रहा नहीं ये दे रहा है। तो कम से कम 19% का मतलब है कि 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, डॉटेड इस तरह हो सकता है। तो ये, और इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 19 है तो 19 होगा या 18 होगा या 17 होगा या 16 होगा, ये होगा। तो क्या 0% भी ऑक्सीजन में आदमी काम करेगा? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम मिनिमम रहे तो इसको सेलेक्ट तो नहीं करेंगे हम लोग, ये सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह इसमें जब तुम देखोगे तो इसमें बोला है क्या, CO2 मिनिमम कितना है 0.5%, तो और क्या हो सकता है, मिनिमम जब 0.5 पर तो 0.6 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है क्या, या फिर मैक्सिमम बोला है मतलब 0.5% होगा या इससे कम 0.4, 0.3, 0.2, ये सारे डेटा। तो क्या होगा इसमें, इसे मैक्सिमम होगा टिक, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है ना। तो सेफ्टी मैक्सिमम फैक्टर और मैक्सिमम सेफ्टी आपको किस पॉइंट पे मिल रहा है, इसको देखते के साथ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन है, इस तरह सॉल्व किया सकता है। तो मिनिमम मैक्सिमम में इस तरह आप सोच के सॉल्व करोगे ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्या है, सर ट्रेनिंग में कितना काम करवाता है सर, क्या कंप्लेन कर सकते हैं सर? देखो ट्रेनिंग में अगर तुम लीगली राइट रहोगे ना, ट्रेनिंग क्या दुनिया में तुम कोई भी चीज़ में संवैधानिक तौर पे अगर तुम सही रहोगे और तुम्हारे साथ अगर जाति हो रहा, गलत हो रहा ना, तो तुम कंप्लेन कहीं पर भी कर सकते हो, किसी के अगेंस्ट में जा सकते हो। ट्रेनिंग है क्यों, बहुत जगह गलत होता है इंसान के साथ, स्कूल से लेके तुम्हारा स्कूल लाइफ से स्टार्ट हो गया ना, तुम्हारा अप टू डेथ तक, है ना, जन्म सर्टिफिकेट से लेके ना डेथ सर्टिफिकेट तक गड़बड़ होता है। तुम हर चीज़ के लिए लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, कहीं रोक टोक नहीं है, लेकिन तुमको उसके लिए सही बनना पड़ेगा। तुम खुद गलत रहोगे और तुम बोलोगे सामने वाला को हमको सुधारना है, तो ये बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, इम्पॉसिबल जैसा है, ठीक है। ये सर क्रॉस सेक्शन में एयर क्रॉसिंग 100 स्क्वायर फीट सही है। ऑरिफिक, ऑरिफिक इक्विवेलेंट ऑरिफिक होता है, इक्विवेलेंट ऑरिफिक बोल के डिफाइन किया गया है, इक्विवेलेंट ऑरिफिक होता है, ऑरिफिक नहीं होता है। इमेजिनरी लाइन यूज इन वेंटिलेशन सर्वे, इमेजिनरी लाइन लिखे हो यार, इमेजिनरी लाइन समझ में नहीं आ रहा। लेमिनर एयर फ्लो, लेमिनर एयर फ्लो जैसे मान लो कोई स्मूथ सरफेस है ना, जहाँ पे क्या है कि प्लेन सरफेस है, प्लेन जैसे पाइपलाइन है, तो उसमें जो फ्लो होता है उसको लेमिनर लाइन एयर फ्लो बोलते हैं, उसको लेमिनर बोला जाता है, ठीक है। चलो आप सेशंस को इतना ही रहने देते हैं, बाकी का सवाल जवाब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट सेशंस। इस वीडियो को शेयर करो यूट्यूब में, जो देखो अभी भी हम देखते हैं ना, बहुत अफसोस होता है हमको एक बात
कि पूरा अगर देखोगे देश भर में जो बच्चा लोग माइनिंग का है ना, अभी भी बहुत जगह जाते हैं ना, वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ना इस क्लास चैनल के बारे में पता ही नहीं। थोड़ा सा तुम लोग सहयोग करो यार कि अपना जूनियर सीनियर तक इसको पहुँचाएं, है ना, जूनियर सीनियर तक पहुँचाए इस चैनल को, लोगों को थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। इतना तो थोड़ा करो मेरे लिए, कम से कम इतना तो पहुँचाओ कि हाँ बाकी बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। प्लीज़ लाइक और शेयर तो कम से कम करो कि हाँ हमको लाइक शेयर करना है, तो प्लीज़ इसका लाइक शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, दोस्तों तक अपना पहुँचाओ, जूनियर हो सीनियर हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, फ्रेंड सर्कल हो, कम से कम एक स्टूडेंट कम से कम 2 लोगों तक तो पहुँचाओ कि हाँ सर मैंने 2 ग्रुप में शेयर किया, मैंने सर इतने कुछ तो लोगों तक पहुँचाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात मैं बता देता, आज सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका जो स्कोर आया ना, लास्ट में आप कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो खत्म होगा, वीडियो खत्म होने के बाद अपलोड हो जाएगा सर्वर पे, आप उसमें कमेंट करके जरूर बताना बाबू कि आपका स्कोर कितना है, कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं अपने जीवन में, स्कोरिंग कितना कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो लेवल बाबू आज जो तुम लोग देखा ना, ये बेसिक लेवल का सवाल था, याद रखना, ये लेवल 1 है इस तरह मान लो, और इस तरह से आपको लेवल 4 से 5 तक जाना है। ये जो सवाल था ना, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था कि सर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे, नहीं, एकदम बेसिक सवाल था। आप स्टैंडर्ड सवाल देखिए नहीं, है ना, न्यूमेरिकल वगैरह देखिए नहीं, हम कहाँ पूछे सवाल। ऑक्सिलरी फैन से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा ऊपर पूछ के छोड़ दिए, बूस्टर फैन थोड़ा ऊपर पूछ के छोड़ दिया, आइसोलेशन स्टॉपिंग ऊपर ऊपर छोड़ दिए, पूरे डिटेल्स में जाके नहीं पूछे, है ना, बहुत सारा चीज़ छूट गया। तो खैर ठीक है, चलो इतना सीखे इतना जाने, बहुत ये भी है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट सेशंस में थोड़ा सा और टफ करेंगे, और बच्चा लोग को थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो, ठीक है। थोड़ा सा इसको शेयर जरूर करो, शेयर करो थोड़ा, ताकि बाकी बच्चे जुड़े, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार आप लोगों का हेल्प से। चलो, और आपका क्लास कैसा लगा, वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। और अगर तुम्हारे मन में कोई सजेशन हो, कुछ सलाह हो, है ना, कि सर मेरे मन में, किसी का मन में अगर मान लो कोई सजेशन और कोई सलाह है, तो एक काम करता हूँ मैं, किसी के मन में अगर कोई सजेशन और सलाह होगा ना, तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि तुम अपना सजेशन और सलाह को ज़रूर मुझे बताओ, ताकि हम अपना क्लास में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, है ना, अपना क्लास में क्या करा पाए वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तुम्हारे मन में अगर कोई सजेशन और सलाह होगा तो तुमसे रिक्वेस्ट है क्या, उसको प्लीज़ शेयर करो, ताकि हम क्या कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और क्लास तुमको कैसा लगा जरूर एक बार अभी अगर कमेंट कर पाए तो अच्छा रहेगा। तुम्हारा कमेंट अभी सबको दिखेगा पूरा वीडियो में, तुम अगर कोई कमेंट करते हो तो सबको कमेंट दिखेगा बाबू, अपना कमेंट करो कि क्लास तुमको कैसा लगा। और ठीक है, तुम लोग क्लास को लाइक नहीं किया यार, बहुत कम लोग लाइक किए हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच तुम लोग क्लास करने के लिए। चलो, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम, सभी को गुड नाइट।